Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about land reforms. Indian Economy बुक सीरीज का ये 17th चैप्टर है, so let's get started. अगर आपने आज से पहले कभी लैंड रिफॉर्म शब्द नहीं सुना है तो आप सोचोगे कि लैंड तो हमें ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए, राइट? पर अगर आपने थोड़ा बहुत सुना भी है लैंड रिफॉर्म के बारे में तो देन यू विल बी थिंकिंग कि ये तो हम प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अंडर ब्रिटिशर्स हम पढ़ते थे, डिफरेंट सिस्टम, उसमें आता था लैंड रिफॉर्म्स, तो अब क्यों उसकी बात करें? इकोनॉमिक्स में उसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो हिस्टोरिकल इशू है, इसको तो हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए. सो टू अंडरस्टैंड कि हम लैंड रिफॉर्म्स की बात इकोनॉमी में क्यों कर रहे हैं, विल गो बैक टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं. क्योंकि इकोनॉमी लोगों को लाइवलीहुड देती है. लाइवलीहुड मतलब कि लोग कुछ काम करते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं और उस पैसे से वो चीज़ें खरीदते हैं जो उनका एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है. ओके, विच इंक्लूड्स कपड़े, खाना, पानी, एवरीथिंग. अब उसके अंडर हमने बात करी थी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है एक इकोनॉमी में. तो उसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, उत्पादन. प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम चीज़ों को इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो फिर हमारे खाने लायक हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि गेहूँ ज़मीन से आती है पर उसे उगाना पड़ता है, ठीक है. उसे समय समय पर पानी देना पड़ता है, बीज बोरने पड़ते हैं, खेती का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल डालने पड़ते हैं, फिर उसे काटना पड़ता है, फिर उसे धान, उसमें से क्या बोलते हैं वो फाइबर की जो लेयर होती है वो निकालनी पड़ती है, फिर उसको बोरे में भर के इट इज़ देन टेकन टू द मार्केट टू बी सोल्ड, राइट. सो दिस एंटायर प्रोसेस जो हुई बिफोर अ थिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कोई चीज़ उग सके और उसे हम कंज्यूम कर सके, उसे प्रोडक्शन कहते हैं. अब ये प्रोडक्शन जो होता है ना, इसके लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए होती है, जैसे हम बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमने इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ा था. दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला वर्ड क्या है? लैंड. और लैंड जो है एक प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर फॉर व्हाट वी कॉल एज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, कि कुछ भी चीज़ को उगाने के लिए या कुछ भी चीज़ को बनाने के लिए जिसको हम यूज़ कर सके, चाहे फिर ये टी-शर्ट हो, कोई लकड़ी हो, कोई प्लास्टिक हो, कोई मेटल हो, कोई भी चीज़ जो हम बनी हुई है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने की जो प्रोसेस है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं. और वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज इज लैंड. दैट्स वाई हमने लैंड को इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक तरीके से प्लेस होल्डर की तरह रखा है. लैंड बेसिकली इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. बट आप अपने चारों तरफ देखोगे, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कहीं ना कहीं लैंड से ही आई है. चाहे वो कोई भी मिनरल हो, कोई भी मेटल हो, चाहे वो कोई भी खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स डू ग्रो ऑन द लैंड. इवन इफ अगर आप जैसे लकड़ी की कोई चीज़ पकड़ लो तो लकड़ी तो लैंड के अंदर नहीं आती, लेकिन लैंड के ऊपर ही तो पेड़ उगता है, उसी में से तो हमें लकड़ी मिलती है, राइट? कॉटन, वी डोंट गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड, बट इट इज़ ऑन द लैंड दैट वी ग्रो कॉटन plants from which we get cotton that we process into making a t-shirt, right? So eventually जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं लैंड से आती है ना? तो ये हमें पता है. इसीलिए हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, प्राइमरीली बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी. सेकेंड रीजन वाई वी स्टडी लैंड रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक्स इज, मान लो आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, ओके, नथिंग, नाडा. You are a 21-year-old to 18-year-old right now individual, जिसको सिर्फ ये पता है जो उसे दिख रहा है. तो अब अगर अपने घर के बाहर देखोगे तो लोग किस तरीके से लैंड का इस्तेमाल करते हैं. या तो वो बहुत गरीब हैं तो उनके पास रहने के लिए भी लैंड नहीं है, तो वो पब्लिक लैंड पे रहते हैं, राइट? झुग्गी झोपड़ी या फिर होमलेस पीपल यू हैव सीन अराउंड. या उनके पास थोड़ा बहुत अगर लैंड है तो दे मेक स्मॉल होम्स फॉर देमसेल्व्स, दे लिव देयर. अगर उनके पास थोड़ा और पैसा है तो इतना नहीं है कि वो लैंड खरीद सके, तो वो रेंट पे लैंड लेके जो है उस पर रहते हैं, घर रेंट पे लेते हैं. फिर काम करने की अगर बात आए तो यही लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों के लैंड पे काम करते हैं, राइट? किसी और की दुकान है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं, किसी और की फैक्ट्री है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं, राइट? इनका खुद का लैंड जिससे वो कमा सके नहीं होता है. फिर इफ़ यू गो अ लिटिल मिडिल क्लास, यू विल सी पीपल हैव इनफ लैंड टू होल्ड इट एज अ प्रॉपर्टी, जिसमें वो अपना घर बना सकते हैं. मे बी दे हैव मल्टीपल होम्स, मे बी दे ओन कॉम्प्लेक्सेज एंड शॉप्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स. एंड देन देर आर अल्ट्रा रिच पीपल, राइट? अब इनके पास जितना बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये चाहें तो कितना भी लैंड खरीद सकते हैं, राइट? लिटरली. और ये सारा लैंड वो रेंट पे दे दें लोगों को जो गरीब लोग हैं, और वो रेंट देते रहेंगे,
उस पर रहते रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी, काम करते रहेंगे और यू नो दे विल बी गिविंग, एंड लॉट ऑफ पीपल डू दैट, लॉट ऑफ अपर मिडिल क्लास फैमिलीज have that kind of money because their main business is buying land and renting it. अब imagine करो you have this ultra rich person like Ambani, Adani, right? What is stopping a person like Ambani from buying every inch of land of India and giving it on rent? उनके पास बहुत पैसा है, तो क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है कि वो why can they just not buy literally every land available and just give it on rent? They can earn from this for rest of their and next 10 generation of their family on this rent, right? क्यों ऐसा नहीं है? क्यों अभी भी there is still land जो एक मिडिल क्लास इंसान खरीद के उस पर अपना घर बना सकता है? ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अगर किसी के पास पावर होता तो वो ऐसा नहीं होने देता, बट इट्स हैपनिंग. वी सी पीपल हैविंग देयर ओन लैंड, यू नो, जमा कर रहे हैं पैसा और अपना खुद का घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, दुकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. वेल, लैंड रिफॉर्म्स के कारण एक लॉ आया है जो कि रोकता है लोगों को एक हद से ज़्यादा लैंड ओन करने में, और यही लॉ कई सारा लैंड जो है वो देता है सरकार को. मच ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पब्लिक लैंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, माउंटेन्स, बैरन लैंड्स दैट इज, यू नो, फॉर वट एवर रीजन is not functional or is away from any residential area. All of these areas, forest हो गए जितने भी, कौन own करता है इन्हें? They are all owned by the government and they are called as public land. तो the fact that we have this system जिसमें एक इंसान सारा land नहीं खरीद सकता और एक लिमिट तक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ये आया था as part of the land reform. This is why we study. And आप देखोगे modern times में we are seeing, जैसे अगर if you open any documentary on American real estate, तो वो आपको बताएगा कि इस वक्त अमेरिकन रियल एस्टेट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब एक इंसान की तो लिमिट है वो कितना लैंड खरीद सकता है, लेकिन एक इंसान कई सारी कंपनीज खोल सकता है और वो कंपनीज की अपनी अपनी लिमिट है कि वो कितना लैंड ले सकती है, राइट? तो जो ये मोनोपोलीज हैं, ये क्या कर रही हैं, कई सारा लैंड होल्ड करके रख रही हैं और जो रेंट प्राइजेस है वो बढ़ाती जा रही है और उसके कारण होम क्राइसिस हो रहा है in America right now, where the price of a house is way beyond a normal person can buy. और आप देखोगे वही चीज़ थोड़ा थोड़ा you will also see it happening in India eventually. Not happening right now, government has a lot of schemes for that, but that's the idea. तो समझने के लिए कि ऐसा ना हो फ्यूचर में और ये लॉज क्यों आए हैं प्लेस में, वी हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज लैंड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमी. बिना लैंड के देर इज नो, विदाउट द लैंड ऑफ इंडिया देर इज नो इंडियन इकोनॉमी. सो दैट्स वाई वी विल स्टडी. सबसे पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझेंगे इसका कि क्या था पहले, कौन सा सिस्टम था. उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, उसके अंदर भी दो चीज़ें पढ़ सकते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के पहले, बिफोर ब्रिटिशर्स और आफ्टर ब्रिटिशर्स, दो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से क्या है. फिर हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे इन रिफॉर्म्स को कि जिस सोच के साथ ये रिफॉर्म्स लाए गए थे और जिस तरीके से ये रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए गए थे, क्या इसका फ़ायदा हुआ, ये हम समझेंगे. फाइनली वी विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़. बेसिकली सरकार क्या कर रही है लैंड रिफॉर्म्स के एरिया में टू मेक इट बेटर. तो उसमें तीन मेन पॉलिसीज़ हम पढ़ेंगे: एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016, नेशनल लैंड मॉडर्न रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. एज ऑलवेज बिफोर दैट वी विल मूव एंड टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, बिकॉज ये भी समझना ज़रूरी है कि जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं उस एग्जाम में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से. तो एक ये क्वेश्चन है, ये कई बार 2019 में आया था एंड वी हैव स्टडीड दिस ओवर सो मेनी टाइम्स इन दिस सीरीज इटसेल्फ. इसकी with reference to land reform in independent India, which of the following statement is true? तो चार स्टेटमेंट दिए हैं. सबसे पहला है द सीलिंग लॉ वाज एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग. तो वो बोल रहा है कि जो सीलिंग हम बता रहे हैं ना कि क्यों अंबानी सारे इंडिया का लैंड नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक सीलिंग लगाई हुई है सरकार ने कि एक इंसान इतना ही लैंड खरीद सकता है. तो कितना लैंड एक इंसान खरीद सकता है मैक्सिमम, ये दोनों पे लगाया हुआ है. एक इंसान के ऊपर भी कि एक इंडिविजुअल कितना लैंड अपने नाम पे खरीद सकता है, प्लस एक पूरा परिवार अपने नाम पे कितना खरीद सकता है. तो दोनों इज म्यूचुअल, कि मतलब दोनों ही फिक्स्ड है.
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा बिकॉज इट्स सेइंग कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, फैमिली लेवल पे है. इट्स रॉन्ग. इंडिविजुअल लेवल पे भी सीलिंग है, फैमिली लेवल पे भी सीलिंग है. सेकेंड, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू द लैंडलेस. तो दिस इज ट्रू. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड रिफॉर्म वॉज ताकि जो लोग ज़मीनों पर काम कर रहे हैं लेकिन वो उनकी ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर हैं, एग्रीकल्चर लेबर, उन्हें उन ज़मीन मिले जो उनकी हो जिस पे वो काम कर सकें. तो बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन इसलिए एक ही करेक्ट है. अदरवाइज कई बार आजकल के क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से आते हैं कि A B C D होते हैं एंड दे आर पूछ रहे हैं कि विच ऑफ देम आर करेक्ट. सो A में आता है 1 इज़ करेक्ट और 2 इज़ करेक्ट और ऑल ऑफ देम आर करेक्ट और नन ऑफ देम आर करेक्ट, लाइक दैट. So we'll still discuss the C and D also, even though we know B is correct. C is it is resulted in cultivation of cash crops in predominant. ठीक है, तो अब कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जो कंज्यूम नहीं होती है बट उन्हें बेचकर पैसा कमाया जाता है. तो यस, कैश क्रॉप्स इंडिया में बढ़ी थी आफ्टर लैंड रिफॉर्म, बट नॉट बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म बट बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन of agriculture. So third one is also wrong. Land reforms permitted to no exemptions to the ceiling limit. जो ये ceiling limit सरकार ने बनाई इसकी कोई exemption नहीं है, ये भी गलत है because कुछ केसेस में इस पर लिमिट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बैरन लैंड है, क्योंकि आइडिया ये था कि लोगों को काम करने के लिए वो ज़मीन मिले, पर अगर वो ज़मीन बैरन है तो फिर उसके ऊपर उस लाइक होल्डिंग दैट वुड बी नॉट दैट सिग्निफिकेंट. तो अगर आप फॉरेस्ट लैंड है या कोई ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी लैंड है जो कि मतलब ट्राइबल्स सालों हज़ारों सालों से उनके पास है, तो इन केसेस में वो एग्जेम्प्ट करते हैं. बट अदरवाइज देर आर डेफिनेटली एग्जेम्पशन. ऐसा नहीं है कि कोई एग्जेम्पशन नहीं है. अब मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हैं. 2021 में ये क्वेश्चन आया था, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा कि हम आगे पढ़ेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएट करेंगे लैंड रिफॉर्म्स को. उसमें जो हम बात करने वाले हैं वही इसका आंसर होगा कि भाई लैंड रिफॉर्म ने किस तरीके से लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया है, स्पेशली वो जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी. सेकेंड क्वेश्चन 2016 में आया था, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इंडिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 70-80 सालों में, उसमें लैंड रिफॉर्म्स का क्या रोल रहा है, प्लस आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस. क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण लैंड रिफॉर्म इंडिया में सक्सेसफुल माने जाते हैं. 2015 का सवाल है, इन व्यू ऑफ द डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया. इंडिया में जो लैंड साइज है जो एक इंसान ओन करता है उसकी एवरेज साइज जो है वो कम होती जा रही है, तो जिसके कारण विच हैज़ मेड एग्रीकल्चर नॉन वायबल. ठीक है, क्यों हो रहा है एवरेज डिक्लाइनिंग? बिकॉज देखो, एक इंसान के पास लैंड है, मान लो 100 एकड़ है, उसके हुए 4 बच्चे, तो अब हर बच्चे के पास 25-25 एकड़ है. फिर हर एक बच्चे के हुए 3 बच्चे, तो 25 एकड़ फिर देन अगेन गॉट डिवाइडेड इनटू 3, राइट. ऐसे करते करते इन टुडेज जनरेशन 4-5 जनरेशन में जो जितने लोगों के पास जो लैंड है वो साइज़ छोटा होता जा रहा है. तो वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि ऐसा हो गया है तो नाउ एग्रीकल्चर इज़ नॉट वायबल, क्योंकि एग्रीकल्चर करने में ना बहुत मेहनत और पैसा लगता है, और अगर आप उसको छोटे स्केल पे करो तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है. ठीक है, मतलब कि सिंपल से एग्जांपल दे दो कि आप अगर एक दुकान खोलते हो तो उसमें दुकान में अगर आप सिर्फ 4 चीज़ें रखोगे बेचने के लिए, तो आप उसको बेच कर घर दुकान का किराया या अपना वो नहीं निकाल सकते. यू हैव टू सेल अ लॉट ऑफ स्टफ इन ऑर्डर टू मेक इट. सो अगर लोगों के पास बहुत छोटा लैंड होगा तो वो उसमें जितनी मेहनत भी कर लें, भले वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कभी इतना आउटपुट हो ही नहीं सकता बिकॉज साइज़ ही इतना छोटा है लैंड का. तो वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के पास जो लैंड है वो इतना छोटा है कि उनके लिए फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग को प्रमोट करना चाहिए एग्रीकल्चर में, विच इज़ कि लोग अपने लैंड को दूसरों को दे दे टिल करने के लिए, लीज पे दे दे. ठीक है, जैसे मान लो कि अब 6 लोग हैं, 6 लोगों के पास बहुत छोटा मान लो 10-10 एकड़, आई डोंट नो 10 एकड़ छोटा है या नहीं ऑनेस्टली, पर मान लो इन लोग सबके पास 10-10 एकड़ है, 6 लोग हैं, तो इंस्टेड अब हर एक को अगर अपने अपने खेत पे काम करना है तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा. लेकिन अगर ये 6 मिलके ये 60 एकड़ किसी को लीज कर दे तो वो इंसान इतना कमा सकता है कि वो इन लोगों को कुछ परसेंटेज भी दे दे और खुद के भी घर चला ले. ठीक है, और ये लोग जो है मीनवाइल ये 6 लोग कुछ और काम कर सकते हैं. तो क्या गवर्नमेंट को इस तरीके का लैंड लीजिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए? इसके प्रोज और कॉन्स बताने हैं. फोर्थ 2014 में क्वेश्चन आया था, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी
इन लैंड एक्विजिशन। एक ये लॉ है कि अगर आप लैंड आपको से लिया जा रहा है तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैंड रिफॉर्म्स जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था उनसे लैंड ले लिया गया था, राइट। तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2014। व्हाट आर द की इश्यूज विच वुड गेट एड्रेस्ड with the act in place? What implementation would it have on industrialization and agriculture in India? So basically ये जो 2014 में जो ये 13 में एक्ट आया था, दिस वाज बिकॉज ऑफ, जैसे आपको पता है ना, कई सारे लोगों का लैंड गवर्नमेंट ले लेती है, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे नेशनल हाईवे बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। तो उसको लेकर ये बात चल रही थी कि ये नया एक एक्ट आया था, और फिर दे आर बेसिकली आस्किंग कि किस तरीके से क्या की इश्यूज़ रहे हैं उसमें, क्या प्रॉब्लम्स रही है जिसको ये एक्ट एड्रेस करता है, और किस तरीके से इसने देश के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट किया है। तो इसके बारे में विल स्टडी व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिसीज ऑफ इंडिया ऑन एग्रीकल्चर। उसके बारे में जब हम लास्ट में बात करेंगे विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लैंड रिफॉर्म होता क्या है। लैंड रिफॉर्म रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशनल मेजर दैट डील्स विद द अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप, टेनेंसी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड। बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको ब्रेक करते हैं। एग्जिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप, टेनेंसी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड। अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो हर राजा के अंडर एक अलग सिस्टम हुआ करता था कि वो किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो अगर आप देखोगे किसी राजा के अंडर ऐसा था कि वो जो है सब गांव से जाके एक एक रेवेन्यू ना गांव को बोलता था कि आपको इस साल इतना रेवेन्यू देना है। कुछ राजा थे जो डायरेक्टली लोगों से, इंडिविजुअल फार्मर्स से रेवेन्यू लेते थे। कुछ लोग थे, कुछ राजा थे जो क्या करते थे, एक हिस्सा किसी एक इंसान को दे देते थे और उसको बोलते थे तुम मैनेज करो इसको, किसको तुमको देना है ये लैंड उगाने के लिए दो, मुझे बस साल का इतना रेवेन्यू दे दो। तो यह पैटर्न ये देख रहे हो, दिस इज बेसिकली व्हाट वी नो एज पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप, टेनेंसी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, है ना। एक पैटर्न है, अलग अलग हर तरीके की अथॉरिटी के अंदर अलग पैटर्न है। तो लैंड रिफॉर्म कुछ नहीं है, इट्स जस्ट जब इस पैटर्न में चेंज आता है तो उसे हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। जब मान लो जैसे कि राजा महाराजा जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने हर गांव को हर एरिया को एक इंसान बिठा दिया था कि ये जो इंसान है ये कलेक्ट करके हमको देगा रेवेन्यू। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, इन सबको हटाओ, हम डायरेक्टली रेवेन्यू लेंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल, हम डायरेक्टली रेवेन्यू लेंगे। तो ये जो चेंज आया इसे हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि पहले देयर वर मल्टीपल ओनर्स बट नाउ देयर वाज ओनली वन ओनर। सो ऐसा जो चेंज आता है उसे हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। उसको एक और डेफिनेशन बोली जा सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ ओनरशिप, कि जब सरकार या कोई भी अथॉरिटी लैंड को एक ओनरशिप में से लेकर दूसरे को दे देती है, इन द सेंस कि मान लो 10 एकड़ है, वो 10 लोगों के पास है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, उनसे ले लिया वो और उनको 100 जनों में बांट दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न और किसी भी तरीके से। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी लैंड रिफॉर्म कहा जाता है। और मॉडर्न टाइम्स में ब्रॉडली आज जब भी कोई सरकार रेगुलेशन करती है रेंट का, मतलब कि एक जब वो डिफाइन करती है कि अगर आपके पास एक लैंड है तो उसके ऊपर आप कितना किराया लगा सकते हो, या फिर किस तरीके से अगर बहुत सारे लोग मिलकर एक लैंड पे काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसका काम चलेगा, या किसको कितना हिस्सा मिलेगा, या फिर अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, तो ये सब भी जनरली आज के समय में लैंड रिफॉर्म का हिस्सा माना जाता है। सो द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इटसेल्फ इज मल्टीफोल्ड। एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो पैटर्न चेंज होता है वो भी है, प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसे भी लैंड रिफॉर्म ही कहा जाता है। और अगर आज के ज़माने में गवर्नमेंट लैंड ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी लॉज निकालती है तो उसे भी लैंड रिफॉर्म का पार्ट कहा जाता है। अब एग्रीगेरियन रिफॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, अब हमने पता है कि लैंड जो है, या तो लोग उस पर इंडस्ट्री लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, घर बनाते रहते हैं, राइट, पर मेजॉरिटी ऑफ लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, राइट। सो जब भी लैंड रिफॉर्म होते हैं तो उनका असर सब टाइप के लैंड ओनरशिप पे पड़ता है। लेकिन एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो है ना, वो एक इस तरीके के चेंज हैं इन द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड टेनेंसी एंड मैनेजमेंट, जिसके कारण एक कंट्री का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। मतलब कि उस कंट्री की कितना वो उगा सकती है अनाज, उसमें बढ़ोतरी होती है, या उसमें डेवलपमेंट होता है, या किस तरीके से उगा रही थी उसमें चेंज आता है।
उसको एग्रीकरियन रिफॉर्म कहा जाता है, और उसके अंडर उसका एक पार्ट है लैंड रिफॉर्म। क्योंकि अगर आप चाहते हो अपने देश में किसी प्रकार का भी एग्रीकरियन डेवलपमेंट करना, रिफॉर्म लाना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले तो ज़मीन किसके पास है वो देखना पड़ेगा, फिर आपको किस तरीके से खेती होती है उसको देखना पड़ेगा, कौन सा एरिया खेती करने लायक है नहीं है, वो सब, लाइक देयर आर मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल लॉज एंड थिंग्स दैट यू विल हैव टू चेंज टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीकरियन रिफॉर्म। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म इज लाइक अ पार्ट ऑफ एग्रीकरियन रिफॉर्म, एक एलिमेंट है उसका। इसके अलावा अगर आप लैंड रिफॉर्म्स को लो, प्लस साथ में लोगों को एजुकेशन और ट्रेनिंग दो कि किस तरीके से उन्हें एग्रीकल्चर करना चाहिए, उनको एक मार्केट की एक्सेस दो, उनको फैसिलिटेट करो कि उनके पास क्रेडिट लेने की, मतलब वो उधार ले सके, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो उनको दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो जिससे वो ज़्यादा और प्रोडक्शन कर सके। ये प्लस लैंड रिफॉर्म्स टुगेदर आर नोन एज एग्रीकरियन रिफॉर्म्स। ओके, सो लैंड रिफॉर्म में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जब एक इंसान के पास जब बहुत ज़्यादा लैंड हो और उसको सरकार वापस लेके और कई सारे लैंडलेस लेबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसे लैंड रिफॉर्म कहा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकरियन रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इंडिया की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमेशा से ही एक कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड रही है। मतलब क्या कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब कोई एक इंसान लैंड को ओन नहीं करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं। ठीक है, पूरा गांव मिलकर जो है एक लैंड को ओन करता है और उस पर काम करते हैं। मोरओवर जो राजा और महाराजास थे वो यूजुअली क्या करते थे, इन लोगों से जिनके पास ये लैंड था, जिन कम्युनिटीज़ के पास ये लैंड था, उनसे जो है रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लगाते थे, उनसे राजा महाराजाओं का महल चलता था। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू जागीर्स। ठीक है, जैसे मान लो पूरा जो किंगडम है उसको डिवाइड कर दिया जागीर्स में, जागीर 1 2 3 4 5 6 7, और ये जागीर जो थी वो किसी जागीरदार की होती थी। तो ये मान लो ये 8 जो जागीर्स हैं, इसका एक राजा है। ठीक है, दिस पर्सन, और ये अपने राजा ने अपने सारे पूरे राज्य को 8 जागीर्स में डिवाइड कर दिया है और एक एक जागीरदार को दे दी है। ठीक है, कि भाई तुम ये वाले हिस्से की जागीरदार हो और जागीरदार हो, और मुझे मतलब एनुअली वो इस इंसान से मिलेंगे और बोलेंगे मुझे बताओ आपके पास जो लैंड है उसमें से मुझे कितना टैक्स मिला है। तो अगर मान लो किसी कारण से टैक्स नहीं मिला है तो वो उसको पकड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम देख लो आप। अब वो जागीरदार क्या करता था, वो इनहेरेंट अपने, मान लो अब ये जो जागीरदार है इसको ये लैंड मिला। ठीक है, तो ये जागीरदार क्या करेगा, इसको फर्दर डिवाइड कर देगा। मान लो उसने और 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया इसको, अब हर एक पीस जो है एक जमींदार को दे दिया। अब जमींदार जो है वो दिस लैंड ओन करता है, और मान लो अगर जैसे साल में टैक्स देने की बात आई तो ये जो जमींदार जो जागीरदार है ना, वो जाएगा पहले अपने एरिया में और अपने 8 जमींदार्स को बुलाएगा और बोलेगा बताओ तुम्हारे वाले हिस्से में कितना रेवेन्यू हुआ है। तो सब अपना अपना हिस्सा बताएंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ज़मींदार बोले कि भाई हमारे यहाँ तो इस बार ड्रॉट आ गया है या बाढ़ आ गई है तो फसल ख़राब हो गई है, तो हमारे यहाँ तो कुछ उगा ही नहीं है, तो क्या रेवेन्यू देंगे। तो वो क्या करेगा, अब ये जागीरदार क्या करेगा, वो बाकी लोगों से बोलेगा अच्छा क्योंकि इस साल हमारी 2 जमींदार के ने कोई भी टैक्स नहीं दिया है तो इसका भार बाकी लोगों को उठाना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो बाकी लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू लेगा, ताकि जो एक वट एवर इज एवरेज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगा, बाकी जाके वो राजा को दे देगा। ऐसे करके सारे जो जागीरदार है वो अपने अपने जमींदारों से पैसा लेके पैसा अपने पास रख के बाकी राजा को दे देते। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वेज इन विच लैंड वॉज यूज इन एंशिएंट इंडिया बट मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स के टाइम इस तरीके का एक पैटर्न हुआ करता था। जमींदार जो है वो पेजेंट्स को लैंड देते थे। तो अब पेजेंट्स क्या है, पेजेंट्स आर बेसिकली वर्कर्स जो एक्चुअल खेती करते हैं, बीज बोते हैं, काटते हैं। जमींदार क्या करते थे, वो गांव के सारे लोगों को एक तरीके से जॉब देते थे कि आप ये जो ज़मीन है ये मेरी है, आप इसमें जो है काम करो, और उसके बदले उन लोगों को खाना या पैसे या जो भी दिया जाता था। उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा ना, इंडेंजर्ड लेबर्स होते थे जिनको कुछ पैसा नहीं दिया जाता था, बस काम कराया जाता था। तो कई सारे वेज ऑफ हो सकते हैं जिसमें ज़मींदार हमने सुना है कि एक्सप्लॉइट करते थे लेबरर्स को। बट द बेसिक आइडिया वाज दैट
जमींदार जो थे वो पेजेंट से अपने उस लैंड में काम कराते थे और फिर उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे। सो एम्परर होता था, फिर नवाब होते थे जो कि बेसिकली जितने भी नवाब्स और दीवान्स आप सुनते हो ना आज के ज़माने में, देवर ऑल एट सम पॉइंट जागीरदार्स, उनके अंडर होते हैं ज़मींदार और उनके अंडर होते हैं पेजेंट। पेजेंट्स काम करते हैं, ज़मींदार को देते हैं, ज़मींदार नवाब को देते हैं, सारे नवाब और दीवान्स मिलकर फिर एम्परर को वो टैक्स पहुंचाते हैं। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, लैंड कम्युनिटीज़ और ट्राइबल्स वर सीज बाय जमींदार्स एंड ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने एम्परर को गिरा दिया, है ना, यहाँ पे आ गए ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब एम्परर थे ना, एक मेन डिफरेंस बिटवीन when Mughals used to rule India and when Britishers used to rule India was, emperors जो थे ना वो फिर भी थोड़े बहुत कंसिडरेट थे कि भाई वो समझते थे कि उन्हें ये जनता के ऊपर राज करना है सालों तक, उनकी पीढ़ियों को सालों तक राज करना है, तो वो मेंटेन करके रखना चाहते थे। और मेंटेन करने का ये मतलब है कि वो माफ़ कर देते थे लाइक रेवेन्यू, अगर किसी कारण से कोई आपदा आ गई है तो, या वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लेते थे कि लोग भूखे मर जाएं। वो टैक्स लेते थे काफ़ी सारा, 60% 70% टैक्स देते थे, लेकिन कई सारा टैक्स छोड़ भी देते थे सो दैट लोगों के पास कुछ हो साल भर खाने के लिए। बट ब्रिटिशर्स वर मच मच मोर एक्सप्लॉइटेटिव बिकॉज ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांटेड टू रूल ऑन दिस लैंड फॉर एवर। ठीक है, ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सट्रैक्ट जितना हो सकता था रेवेन्यू, उतना वो इंडिया से निचोड़ना चाहते थे और उसको ब्रिटेन लेके जाना चाहते थे। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो पहले के एम्परर्स होते थे ना, वो अगर कोई ट्राइबल लैंड है या कोई ऐसा लैंड है जो बहुत लाइक सुंदर है, नदी हो गई या कुछ ऐसा फॉरेस्ट हो गया, तो ये राजा क्या करते थे, उस लैंड को छोड़ देते थे कि वहाँ उसको कुछ मत करो, ठीक है जाने दो, ट्राइबल्स का लैंड है, लेट देम हैव। बट व्हाट डिड ब्रिटिशर्स डू व्हेन दे केम एंड दे टुक ओवर द एम्परर्स, उन्होंने जमींदार्स के साथ मिलकर जितने भी ट्राइबल लैंड्स और कम्युनिटी लैंड्स थे वो सब सीज कर लिए। तो अब सारे जो है वो एक साथ कर लिए और उन्होंने बेसिकली एक डिफरेंट सिस्टम बनाया जिससे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी एक तरीके का रिफॉर्म कहा जा सकता है, लैंड रिफॉर्म, क्योंकि जब एम्परर्स थे वो एक अलग तरीके का रिफॉर्म चलाते थे और ब्रिटिशर्स जो एक अलग तरीके का सिस्टम चलाते थे, ब्रिटिशर्स ने उस सिस्टम को चेंज किया, तो वो भी एक तरीके का जो है रिफॉर्म ही माना जाएगा। अब उन्होंने बेसिकली क्या किया, वो उनका एम अलग था, जैसा कि मैंने आपको बताया एम्परर्स का एम था कि जनता भी ठीक रहे और हमें भी ऐसा मिलता रहे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स का एम था कि जनता की भाड़ में, हमें तो जितना ज़्यादा टैक्स दे सकते हो दुगना तिगना लगान दो। तो व्हाट दे डिड इज़, जो लैंड पहले उनका हक का नहीं था वो भी उनसे छीन लिया और सारा मिडिल मैन को दे दिया। और सरकार बेसिकली मिडिल मैन से बात करती थी कि अब तुम जो है पेजेंट्स के साथ कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, मारो पीटो कुछ भी करो, हमें इतना टैक्स चाहिए तुमसे, तुमको हम इतना लैंड दे रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द सिस्टम बिगेन टू सी, मतलब दिस इज़ हाउ द सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप मैनेजमेंट वॉज सीन अंडर द कॉलोनियल एरा। फिर अब बात करते हैं क्या थे वो लैंड रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 से 1785 के बीच में, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उन्होंने ये 5 ईयर सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली 5 साल के लिए सबसे हाईएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैंड दिया जाता था। मतलब पहले जैसे एम्परर नवाब को देता था, नवाब जमींदार को देता था, तो दे यूज टू डू इट ऑन सम बेसिस, राइट, इधर दे न्यू दोज पर्सन और वट एवर। बट व्हाट डिड वॉरेन हेस्टिंग डू इज, उन्होंने कहा कि हम हर 5 साल में एक बार जो है ऑक्शन करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई ये लैंड है और जो इंसान सबसे ज़्यादा बिड करेगा, सबसे ज़्यादा पैसा देने के लिए टैक्स हमें इसमें से निकाल के देगा, उसको हम 5 साल के लिए ये लैंड दे देंगे। उसके बाद फिर वो कुछ भी करे उस लैंड पे, हमें बस इतना रेवेन्यू दे दे एवरी ईयर, ठीक है। तो ये 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये प्लान उन्होंने कहा था। हाउएवर ये प्लान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहला ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बिड कर देते थे कि अरे मैं तो आपको इतने लाखों का टैक्स ला दूंगा। लेकिन क्या होता था, जब ओवर द ईयर्स वो फिर इतना चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट नहीं किया प्रॉपरली कि एक लैंड कितना, क्योंकि आप लोगों से कितना ले लोगे। अगर लोग 100 बोरी उगा रहे हैं, उसमें से आप 90 बोरी ले लोगे तो हो सकता है शायद 10 बोरी में वो अपना काम चला लें और पर लेकिन अगर आप उनसे 99 बोरीज ले लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे दिल भी लाइक क्या मतलब है, जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो हम क्या करेंगे उगा के कुछ। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। बट क्योंकि दीज वर इनएक्सपीरियंस बिडर्स,
ये लोग हद से ज़्यादा बिड कर देते थे और फिर व्हेन दे यूज्ड टू गो बैक टू देयर लैंड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम पीपल, दे वुड टेक एवरीथिंग and eventually it would lead to, you know, people dying, famine, acute poverty and so on. So this was one problem. इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि इसके कारण क्या होता था, ऑब्वियसली ये बिडर्स जो थे ये कुछ बिड करते थे तो सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, वो एक हिसाब लगाती थी कि भाई एक्स जने को हमने ये एरिया दिया है, उसने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें इतना रेवेन्यू देगा, है ना, वाई जने ने इतना लैंड लिया है, इतना रेवेन्यू देगा, तो वो इस हिसाब से अपना बजट बनाते थे कि हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा 5 साल में। लेकिन क्योंकि वो हो नहीं पाता था, एंड एग्रीकल्चर में हमेशा आप देखोगे ये एक प्रॉब्लम है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ नहीं होता, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं एग्रीकल्चर में, नो कुछ कारण से हो सकता है कि कोई कीड़े लग जाए, हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, पानी मानसून ना आए, किसी भी कारण से किसी भी साल फसल खराब हो सकती है। तो इसके कारण ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था इसमें ना बहुत इश्यूज थे, क्योंकि वो जितना हिसाब लगाते थे कि उन्हें रेवेन्यू मिलना चाहिए साल दर साल, उनको नहीं मिलता था उतना, तो दे वर हैविंग अ इंस्टेबिलिटी इन देयर ओन कॉफर्स, एंड इसके कारण ना कंपनी को बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगे थे। सो ऑल्दो द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज ड्रिवन बाय जमींदार्स एंड अदर स्पेकुलेटर्स बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर, द एक्चुअल कलेक्शन वेरीड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सेल्डम मेट द ऑफिशियल एक्सपेक्टेशन। मतलब कि अब आपको पता है कि जब भी ऑक्शन होता है, आपने ऑक्शन देखा होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं, पैसा लगाते हैं, राइट, कोई बोलता है 100 करोड़, फिर दूसरा बोलता है 110 करोड़, तीसरा बोलता है 120 करोड़, क्योंकि हर कोई खरीदना चाहता है उसको। तो क्या होता है जब आपस में वो लोग बिड करते हैं ना, तो उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं। वो एक्चुअल में इतना प्रोड्यूस करने लायक वो ज़मीन थी नहीं, पर बिडर्स ने एक दूसरे से लड़ के उसकी प्राइस इतनी बढ़ा दी। तो इवेंचुअली क्या होता था कि आपने अगेंस्ट में लड़ के, मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स जो है वो यहीं के ज़मींदारों के बीच में लड़ाइयाँ करवा देते थे, और फिर कलेक्शन जो था वो कभी भी बराबर नहीं हो पाता, हर साल अलग अलग होता था डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग, एंड जितना भी वो कलेक्शन करे वो कभी भी उतना नहीं दे पाते थे जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्योंकि यू नो कंपटीशन में उन्होंने तो बोल दिया अनशंद अमाउंट, पर उतना निकल नहीं पाता था। मोरओवर नीदर द पेजेंट नॉर द जमींदार वुड इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग कल्टिवेशन। देखो अब क्या है, जमींदार और पेजेंट को पता है कि वो जो भी काम करेगा उसका 90% 80% कोई और ले जाएगा, तो फिर वो कुछ इन्वेंट करने के लिए उसके पास ना तो पैसा है ना समय है ना। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस को बेहतर बनाना है तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी रिसर्च करोगे। अब अगर आपको पता है कि आपके पास पैसा समय कुछ है ही नहीं रिसर्च करने के लिए, तो आप क्या करोगे, जिस तरीके से करते आए हैं आपके बाप दादा उसी तरीके से कंटिन्यू करोगे। सिमिलरली जो जमींदार थे उनको पता था कि ये लैंड हमारे पास सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के बाद हो सकता है हमें मिले, 5 साल के बाद हो सकता है हमें ना मिले। तो जमींदार के पास भी कोई रीज़न नहीं था कि वो मेंटली इन्वेस्ट करे इस एग्रीकल्चर में, कि किस तरीके से हम इस लैंड का कल्टीवेशन का अमाउंट बढ़ा सकते। तो दोनों ही लोग जो थे, जो एक्चुअली में काम कर रहे थे लैंड पे, उनके दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था एग्रीकल्चर में कोई इस तरीके का चेंज लाना जिससे कि पैदावार बढ़े। तो होता क्या था, दोनों ही बेसिकली नहीं करते थे, और कभी भी कलेक्शन के टाइम में सारा पैसा जो है वो चला जाता था, पेजेंट्स के पास कुछ नहीं बचता था। ज़मींदार जो है वो अपनी लीज खो देता था अगले साल, बिकॉज वो बिड नहीं कर पाता था, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ईयर। तो गवर्नर जो है वो किसी और को दे देता था लैंड अगले 5 साल के लिए। सो दिस वॉज द पैटर्न। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी विद दिस लैंड रिफॉर्म, क्योंकि उन्हें एक स्टेबल इनकम नहीं आ रही थी। तो इसके लिए आफ्टर दिस 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स वर इम्प्लीमेंटेड इन द 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया by different people, right? So एक था permanent settlement by Lord Cornwallis in Bengal 1793, Rohitwari system by Thomas Munro in Madras in 1820, and Mahalwari system by William Bentinck in northwestern province, which is Punjab, Pakistan, present day Pakistan, and also Delhi and Uttar Pradesh, that region we are talking about. So these 3 were land reforms done by Britishers in order to stabilize their income, ताकि उन्हें एक स्टेबल कंसिस्टेंट इनकम मिलती रहे, जो कि उन्हें इस सिस्टम में नहीं मिल रही थी। इसके लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1786-1793, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली दिस वाज अप्लाइड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ओके, एंड कंटिन्यूड टिल इंडिया अचीव। सो ये इट स्टार्टेड इन 1793 इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाले रीजन में, एंड इट एंडेड
1947 जब इंडिया फ्री हुआ था. इट वॉज द एम ऑफ दिस वॉज टू बेसिकली स्टेबलाइज द रेवेन्यू, क्योंकि हमने देखा पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि रेवेन्यू स्टेबल नहीं था. कॉर्नवालिस कंडक्टेड एन एग्जॉस्टिव सर्वे ऑफ पास्ट रिकॉर्ड. बेसिकली क्या किया, उनके पास जितना भी एरिया था उन्होंने उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब क्या होता है, किस हिस्से में कितना रेवेन्यू आएगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी पैदावार है. ठीक है, कोई एरिया में कितनी पैदावार है ये उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है और वहाँ पे रहने वाले लोगों पर डिपेंड करती है और फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है लैंड की. राइट, कोई एरिया है जहाँ पे किसी बहुत बड़ी नदी से पानी आ रहा है तो हो सकता है वहाँ की फर्टिलिटी ज़्यादा हो और वहाँ पे मानसून का इतना इफेक्ट ना हो जितना दूसरे एरिया में हो, तो वो एरिया ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें कमाएगा, ज़्यादा पैदावार होगी तो ज़्यादा टैक्स देगा. तो व्हाट दे डिड इज़ उन्होंने इस एरिया को डिवाइड किया और उनको एवरेज आउट किया कि पिछले 10 सालों में कितना वहाँ से टैक्स आ रहा था और उसको उस एवरेज से को फिक्स कर दिया कि भाई इस एरिया का इतना एवरेज है तो यहाँ से इतना ही रेवेन्यू आएगा, इस एरिया का इतना है, अलग अलग एवरेजेस फिक्स कर दिए. व्हाट दिस लेड टू इज़, अब पहले क्या होता था, इंस्टेबिलिटी क्यों आती थी ज़्यादा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते थे और इनको इतना मिलता नहीं था. What this did was it lowered their expectation to approximately how much it was actually possible to get from this area, hence creating more stability. So this is what was the permanent settlement. इसके कुछ फीचर्स समझते हैं क्या है. पहला तो कॉर्नवालिस के पहले तक कभी भी ना ओनरशिप किसी भी इंसान की नहीं होती थी. वो लैंड उसे दिया जाता था टू कलेक्ट रेवेन्यू किसी भी जमींदार को, जागीरदार को, बट उसके पहले तक ना लैंड ओनरशिप सिर्फ राजा की ही हुआ करती थी. बट व्हाट कॉर्नवालिस डिड इज उन्होंने लोगों को लैंड की ओनरशिप दे दी और उन्हें लैंडलॉर्ड बोल दिया. ठीक है, और बेसिकली व्हाट दैट मेंट इज कि चाहे वो एक तरीके से डजेंट मैटर कि वो इंसान उस लैंड पे काम कर रहा है या नहीं, हो सकता है वो ज़मींदार हो, बट बेसिकली उन्होंने उस कलेक्टिवली जितना भी लैंड है उसकी एक बार आपको वो ओनरशिप दे दी तो जितने भी रेवेन्यू कलेक्टर्स या ज़मींदार थे सबको उन्होंने जो है लैंडलॉर्ड बना दिया और जो अगर कोई इंडिपेंडेंट थे तो उनको भी उनका लैंड दे दिया और बेसिकली उनको लैंडलॉर्ड बना दिया एक तरीके से. और अब वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से रेवेन्यू लेते थे. ठीक है, सो मतलब कि अगर आप जमींदार थे इस रीजन के तो अब डजेंट मैटर उस रीजन के लैंड के ऊपर कौन से पेजेंट्स काम कर रहे हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि वो इतना रेवेन्यू सरकार को ला के दे. सो दिस इज व्हाट इट वाज डन. एंड जो लैंड ओनरशिप है वो बेसिकली पेजेंट से जमींदार को दे दी गई और उसके बाद दे मेड इट हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल. मतलब कि आपसे आपके बच्चे को आपके डेथ के बाद आपके बच्चे को वो मिल जाएगी और अगर आप बेचना चाहे किसी को तो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो लैंड की ओनरशिप. दिस वाज स्टार्टेड बाय परमानेंट सेटलमेंट. अब ये तो हो रहा था एक रीजन में. दूसरे रीजन में चल रहा था रोयतवारी सिस्टम. रोयतवारी सिस्टम क्या था, बेसिकली इट वाज implemented by Thomas Munro and Alexander Reed in 1820 in Madras and Bombay Presidency. What they did is, in this region, direct land revenue settlement was made with peasant known as royats. Basically, जो लोग काम करते थे, अब देखा आपने परमानेंट सेटलमेंट में लैंड ओनर्स थे. अब ज़रूरी नहीं है ये लैंड ओनर्स एक्चुअली लैंड पे काम कर रहे हो सकता है ये लैंड ओनर्स के लैंड पर कोई और काम कर रहा हो, पर टैक्स जो था वो लैंड ओनर से लिया जाता था. राइट, यहाँ पर इस सिस्टम में क्या हुआ था, जो लोग काम करते थे पेजेंट्स लैंड पे जिन्हें रोयट्स कहा जाता था, उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू लिया जाता था. सो रेवेन्यू वॉज नॉट टेकन फ्रॉम द लैंड ओनर्स इन बिकॉज देयर वर नो ओनर्स, बट इफ देयर वर उनसे नहीं लिया जाता था, जो उस पर काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली लिया जाता था. देयर वर नो मिडिल मैन. परमानेंट सेटलमेंट में फिर भी एक मिडिल मैन था बिकॉज जो एक्चुअल लोग पेजेंट काम कर रहे थे वो थे, फिर लैंडलॉर्ड थे जो कि बेसिकली पुराने जमींदार थे, वो फिर ब्रिटिशर्स को देते थे. यहाँ पर उन्होंने वो मिडिल मैन हटा दिया. डायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो थे वो रोयतियास से या जो एक्चुअल लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट टैक्स लेते थे. अब इसके फीचर्स समझते हैं. स्टेट अथॉरिटीज सेट लैंड रेवेन्यू डिमांड्स. ठीक है, जो स्टेट की अथॉरिटी थी वही डिसाइड करती थी कि कितना टैक्स लिया जाएगा. पेजेंट्स और रोयत्स वर एक्नॉलेज्ड एज लैंड ओनर्स. जो ये लोग थे, अब पुराने टाइम में मतलब इसके पहले वाला सिस्टम जो हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा था कि लैंडलॉर्ड माना जा रहा था, चाहे वो जमींदार हो या कुछ भी हो. यहाँ पे जो पेजेंट्स थे उन्हीं को लैंड ओनर माना गया था. ठीक है, और उनको एक पट्टा दिया जाता था और उनकी ओनरशिप कंफर्म की जाती थी कि भाई ये आप यहाँ इस एरिया में आप काम करते हो तो अब ये पट्टा जो है ये आपका हो गया है, आप इसके ओनर हो और हमें इसके ऊपर इतना टैक्स चाहिए. ऑल्दो थ्योरेटिकली रोटवारी सिस्टम वेस्टेड ओनरशिप राइट्स ऑन द एक्चुअल कल्टिवेटर, देयर वर ऑफन डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्टिवेटर एंड द ओनर. सो इवन दो बोला तो ऐसे ही गया था कि भाई जो पेजेंट काम कर रहा है उसी का पट्टा होता है,
लेकिन ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं बनाते थे कल्टिवेटर और ओनर के बीच में, ठीक है, कि एज लॉन्ग एज अ पट्टा वॉज गिवन टू दिस वन पर्सन, डजेंट मैटर कि कौन उस पर एक्चुअली काम कर रहा था। अगर हो सकता है कि वो इंसान पट्टा लेके किसी और से काम करवाए, पेजेंट्स कोई और हो, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो बेसिकली द आइडिया ये था कि वो चाहते थे कल्टिवेटर्स को अथॉरिटी देना कि आप जिस पे काम कर रहे हो, जिस लैंड पे, वो आपका हो, बट वो इतना डिस्टिंक्शन नहीं रखते थे, ठीक है। रतवारी सेटलमेंट वॉज नॉट परमानेंट एंड अंडरवेंट पीरियोडिक रिविजन इन 20-30 ईयर्स। मतलब क्या, जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट देखा था, उसमें क्या होता है, एक बार आपको ओनरशिप दे दी तो दे दी, बट ऐसा नहीं होता था। पट्टा जो है आपको दिया गया है वो रिव्यू हो सकता है इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लाइक 5 ईयर्स जैसे सबसे पहले वाला सिस्टम था, बट एक लंबे समय तक दिया जाता था और लीज पे, ऑलमोस्ट एज ए लीज दिया जाता था कि आप उस पर काम करो और मे बी एज एंड व्हेन नीडेड दे कैन चेंज, और वो पट्टा किसी और को अलॉट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट मेंटेन्ड डिस्क्रिशन टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू एज डीम नेसेसरी। तो जब सरकार को जैसा सही लगता था उस हिसाब से वो लैंड पे से कितना रेवेन्यू लेगी वो चेंज कर देती थी। एंड देन था महलवारी सिस्टम विच इज़ बेसिकली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट which was implemented in Ganga Valley in the northwest province of parts of Central Asia and Punjab. So ये इस रीजन में, ये जो ऑरेंज वाला रीजन है, इसमें चलता था महलवारी। इसमें क्या होता था कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू वन पर्सन, एक लैंड ओनर से बात करने की बजाय पूरे विलेज से कलेक्टिवली बात की जाती थी, ठीक है। सेटलमेंट होता था विलेज लेवल पर, जिसमें जिसे एस्टेट्स या महल्स कहा जाता था, और पूरा विलेज मिलकर कलेक्टिवली जो है उस स्टेट के लिए, तो पूरा जो लैंड है वो आपने दे दिया गाँव को, ठीक है, और गांव पूरा एक साथ मिलके उसके ऊपर टैक्स देता था, और किस तरीके से कौन किस चीज़ पे काम करेगा, दैट वाज इंटरनल। कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम का एक कॉमन फीचर्स क्या थे। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने ना अनफेयरली लैंड राइट्स जो थे पेजेंट्स के, उसको उस पीरियड में मतलब बेसिकली डिस्टॉर्ट कर दिया, इन द सेंस कि उसके पहले तक कोई इंसान किसी ज़मीन पे काम करता था, चाहे फिर वो टेक्निकली किसी राजा की होती थी, बट उसका फिर भी एक फंक्शनिंग हक होता था उस लैंड के ऊपर। वो फंक्शनल हक जो था वो डिस्टॉर्ट कर दिया गया था बाय पुटिंग दीज सिस्टम्स। उसके बाद उन्होंने बेसिकली सर्वे किया और उन्होंने कोशिश करी कि जो लैंड पे काम कर रहा है उसी को ओनरशिप दी जाए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं ये देखने के लिए कि शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट्स या जिनको लीज, जो लोग लैंडलॉर्ड से, ज़मींदार से ज़मीन लीज पे लेकर काम करते हैं, उनको इग्नोर कर दिया, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स और मतलब क्या होता है कि वो लोग जो मिलकर, कुछ ग्रुप्स मिलकर जब एक लैंड पे काम करते हैं तो उन्हें शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को लैंड ओनरशिप दे दी। ज़्यादातर जमींदार जो थे उन्हीं को लैंड ओनरशिप मिली, या जो किसी पर्टिकुलर लैंड के टैक्स कलेक्टर थे उनको मिल गई। प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि कई सारे अलग तरीके के सिस्टम्स थे जिनको उन्होंने नहीं देखा। तो एक्चुअली में जो इंसान काम करता था, खेती करता था, जो सीड बीज बोता था, उसको इतना हक नहीं मिला जितना उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि वो इससे होगा। दूसरा, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लैंड ऑफ ओनर कुड बी अटैच्ड एंड सोल्ड टू कलेक्टिव रेवेन्यूज। बेसिकली एक जो सबसे खराब चीज़ जो उन्होंने करी थी कि आपका जो लैंड है जो किसी पर्टिकुलर ओनर को दिया गया था, अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है तो गवर्नमेंट हैड द राइट टू सेल हिज लैंड टू रिकवर द रेवेन्यू, विच इज़ समथिंग तो इस एक तरीके से दिस मेंट कि अगर आप उस पर काम नहीं, ज़बरदस्ती आपसे काम कराया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने उस पर काम नहीं किया या किसी कारण से रेवेन्यू नहीं दे पाए तो यू विल लूज दैट लैंड। सो इवन दो ओनरशिप थी बट नॉट रियली, unless like you are also attached to it in certain way. So this map shows you कि कहाँ पर महलवारी सिस्टम चलता था, कहाँ लैंडलॉर्ड जमींदार थे और कहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था, ठीक है। तो रेड एरिया, दिस इज वेयर देयर वर मोस्टली जमींदारीज। द ब्लू रीजन विच इज मोस्टली ऑफ द साउथ इज वेयर इंडिविजुअल्स ओन करते थे, एंड दिस रीजन वॉज जहाँ पर महलवारी सिस्टम चल रहा था, मीन्स विलेजेस यूज टू गिव रेवेन्यू एक साथ। लैंड रिफॉर्म मेजर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद किस तरीके के चेंजेस आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ एग्रीकरियन इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीकरियन इकोनॉमी मतलब क्या कि ज़्यादा डिपेंडेंस किस पर है, पूरे देश का जीने का सहारा ही एग्रीकल्चर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी से जुड़े हुए हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। स्कार्स एंड अनइक्वली, अब प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही कम लैंड था और जो लैंड था वो बिल्कुल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था।
कुछ लोगों के पास बहुत सारा था, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं था, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर पॉपुलेशन थी, लेबरर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर्स जो कि खेतों में एक्चुअली काम करते थे, एक्चुअल फार्मर्स, बट उनके पास कोई लैंड नहीं था एंड दे वर लिविंग इन अ वेरी पुअर सिचुएशन। एंड ज़्यादातर एक फ्यू ग्रुप ऑफ रिच मैन और फैमिलीज यूज टू ओन मोस्ट ऑफ द लैंड, एंड इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। सो एट इंडिपेंडेंस लैंड ओनरशिप वॉज कंसनट्रेटेड अमंग द फ्यू। ठीक है, और उसके कारण क्या होता था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। मतलब कि जिनके पास लैंड है वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, पर जिनके पास लैंड नहीं है वो तो धक्के खा रहे थे। इंडिपेंडेंट इंडिया प्रायोरिटाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस गुट को तोड़ें। ये वो जो कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारा लैंड है उसको तोड़ा जाए और लोगों में बांटा जाए लैंड, ताकि जो लोग टिलर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को वो लैंड पे का हक मिले। सो कॉन्सिक्वेंटली द लैंड रिफॉर्म रिसीव टॉप प्रायोरिटी ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया अगर चाहता था, ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था, एक्सप्लॉइट करना, बट इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया का एम क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का, प्रॉस्पेरिटी लाना। अब प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का ध्यान दिया जाए। अगर सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर ख़राब होगी तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। ठीक है, अगर कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बाकी लोग बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं तो इससे प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। तो सबसे मेन काम उनका पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉज कि किस तरीके से इसे ख़त्म किया जाए, ये जो सिस्टम था ज़मींदारी का, इसको ख़त्म किया जाए। सो इसके बाद ओवर द ईयर्स इंडिया ने कई सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस लिए, एक्ट्स निकाले, जिसके तहत उन्होंने इस सिस्टम को अबॉलिश करने की कोशिश करी। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949 लेफ्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन स्टेट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो लैंड रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा भी स्टेट गवर्नमेंट्स को ही दिया गया था। सो एज पर द 7th शेड्यूल लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इसके कारण एक इशू जो आया लेटर ऑन वाज कि अलग अलग, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी थी इसलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वालिटी का लैंड रिफॉर्म हुआ है, अलग अलग लेवल का लैंड रिफॉर्म हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आया है इसके कारण। लैंड रिफॉर्म के 3 बड़े बड़े मेजर्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज कौन थे, ज़मींदार या वो लोग जो बहुत सारा लैंड ओन करते थे और उसके अंडर उनके अंडर टेनेंट्स या शेयर कॉपर्स होते थे जो जिनसे वो काम करवा के टैक्स कलेक्ट करते थे, उसका कुछ हिस्सा रख के बाकी अथॉरिटीज़ को देते थे। तो वो इंटरमीडिएटरीज थे, उनको अबॉलिश करना। टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आना कि अगर कोई इंसान है जो बहुत सारा लैंड ओन करता है और वो किसी और को दे रहा है काम करने के लिए तो उसके आसपास कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना ताकि इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, विच इज़ बेसिकली कि किस तरीके से फार्मिंग होगी जिससे सबसे ज़्यादा देश को फ़ायदा हो, वो उस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना वॉज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। उस वक्त जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में 57% जो लैंड था देश का वो उस वक्त किसी ना किसी जिम्मेदारी सिस्टम के अंडर था या किसी ज़मींदारी सिस्टम के अंडर किसी ज़मींदार के पास था। ज़मींदार या लैंडलॉर्ड जो थे वो इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते थे। अब सबसे पहले गवर्नमेंट ने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करा दिया ताकि पेजेंट्स का जो उनके अंडर काम करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके। बिकॉज ज़मींदार तो उगा नहीं रहा है तो वो तो चाहेगा कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सके उतना उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कलेक्ट करेगा और उसमें से कुछ हिस्सा वो अथॉरिटी को देगा तो जितना ज़्यादा वो कलेक्ट करेगा उतना वो रख सकता है अपने पास, राइट। तो इसलिए वो एक्सप्लॉयटेट ना करे लोगों को, इसके लिए उसको अबॉलिश किया गया। 1956 में कई सारे स्टेट्स ने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट क्या बोलते हैं इनेक्ट किया और उसके बाद द रिफॉर्म्स मेजर दिस रिफॉर्म मेजर अबॉलिश एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लाइक। सो जितने भी ये तीनों सिस्टम जो हमने पहले पढ़े थे, महलवारी, रयतवारी और ज़मींदारी, तीनों ही अबॉलिश कर दिए इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने जो भी कॉमन लैंड थे जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स, माइंस, ऐसे एरियाज जो जनरल इन्वायरमेंट के लिए हैं और पूरे देश का बेसिकली हक है, किसी एक इंसान का या एक ज़मींदार का हक नहीं है उसके ऊपर, उन सबको कलेक्ट करके उसको एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी मान लिया, उसको सरकार को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को एज अ ओनर दे दिया। होम फार्म लैंड्स एंड लैंड्स वर पर्सनल कल्टीवेशन, कुछ लोगों को अपना लैंड रिटेन करने के लिए दिया जो इंटरमीडिएटरीज थे, ज़मींदार थे, उन्हें बेसिकली कहा गया कि आप पर्सनल कल्टीवेशन के लिए कुछ हिस्सा लैंड का रख सकते हैं
और जो आप पहले आपके अंडर था, बट उसके ऊपर उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि बस इतना ही रख सकते हैं, और आपके अंडर वो बेसिकली टेनेंट्स काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो लैंड है वो अगर आप किसी और को देना चाहते हैं काम करने के लिए तो दे सकते हैं, बट हाउ मच लैंड यू कैन ओन एज अ जमींदार, दैट वाज लिमिटेड। आफ्टर अबॉलिशन देयर वर टू मेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जब अबॉलिशन हो गया इंटरमीडिएटरीज का, तो दो तरीके के लैंडलॉर्ड होते थे। एक होते थे जो डायरेक्टली स्टेट से लैंड ओन करते थे, ठीक है, मतलब उनको स्टेट अपना ज़मीन का अधिकार स्टेट ने दिया हुआ था, और दूसरा टेनेंट्स थे जिनको अधिकार इन ओनर्स ने दिया हुआ था, ठीक है। तो मतलब कि लैंड किसी और का है पर उस पर काम करने वालों को एज अ टेनेंट, तो वो अपना क्या है किराया वगैरह देते थे वहाँ पे काम करने का। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पर्पज से क्या हुआ, कई सारा जो लैंड था वो इंटरमीडिएटरी से ले लिया गया और उसके बदले इन ज़मींदार से सारा ये लैंड दिया, उनको कुछ पेमेंट दिया गया एज अ कंपनसेशन, और उनसे गवर्नमेंट ने सारा जो लैंड है वो ले लिया। उसके बाद अब गवर्नमेंट को क्या करना था, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना था। लैंड तो ले लिया, अब लोगों में बांटना है। तो बेसिकली उस टाइम पे करीब 173 मिलियन एकड़ लैंड जो था वो इंटरमीडिएटरी से लिया गया था, और करीब 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेसिकली दे ब्रॉट इनटू द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद स्टेट। मतलब उनको वापस 2.5 करोड़ फार्मर्स को लैंड सरकार ने दिया था। हाउएवर, डिस्पाइट द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, पुअर कल्टिवेटर्स कंटिन्यू टू फेस एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू सेवरल रीजन। इवन दो सरकार ने इंटरमीडिएटरी हटा दी थी, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा गरीब लेबरर्स थे उनके साथ, कल्टिवेटर्स थे, फार्मर्स थे, उनके साथ अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि पहली बात तो इंटरमीडिएटरीज जो थे उनको पर्सनल कल्टिवेटर के नाम से बहुत सारा फार्म दिया गया था अभी भी रखने के लिए। जो लिमिट लगाई थी उसके बावजूद भी उनके पास बहुत सारा लैंड था, और द टर्म पर्सनल कल्टिवेशन वॉज यूज लूजली। मतलब कि एक तरीके से माना उनसे बहुत सारा लैंड ले लिया, पर उसके बदले उन्हें बहुत सारा कंपनसेशन हुआ, तो वो बहुत अमीर हो गए। प्लस जो ये लैंड उनके पास था उसके अंडर लोग कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थे। तो पर्सनल कल्टिवेशन के अंदर उन्होंने बेसिकली जो है ज़मींदार वैसे ही काम करने लग गए जैसे वो पहले टाइम पे करते थे। और जो टेनेंट्स थे, मतलब कि जिन्होंने लैंड ज़मींदार से रेंट पे ले रखा था और हर महीने साल रेंट देते थे, वो तो ठीक थे। पर जो शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स मतलब वो लोग जो बेसिकली एक लैंड ले लेते हैं और उस लैंड के कुछ हिस्से का उगाया हुआ एज अ रेंट दे देते हैं, और बाकी पे जो उगाया हुआ उनका होता है। इसमें क्या होता है कि जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं ना, उनके पास किसी जो भी मटेरियल होता है जो यूज़ किया जाता है, जैसे सीड्स हो गए, जो क्रॉप एक्चुअली में उगी है, जो मशीनरीज, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो इनकी नहीं होती, वो लैंडलॉर्ड की ही होती है, ठीक है। तो क्या होने लग गया कि जो टेनेंट्स थे वो तो ठीक थे, चलो उनके लिए तो उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे, वो रेंट दे रहे थे। लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको इविक्ट करना चालू कर दिया, मतलब कि उनको भगाना चालू कर दिया, क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है ना उतना उनको। अब दे वुड रादर गिव इट ऑन टेनेंट, बिकॉज सरकार ने उनका अमाउंट ऑफ लैंड इतना कम कर दिया था उनसे लेके। सो ज़मींदारी जो अबॉलिशन एक्ट था उसके अंडर शेयर क्रॉपर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, ठीक है। टेनेंट्स को ओनरशिप दी गई उनके लैंड की, ज़मींदार को पर्सनल ओनरशिप दी गई, लेकिन शेयर क्रॉपर्स ना इधर के रहे ना उधर के रहे एक तरीके से। सो स्टेटस आफ्टर इन्फोर्समेंट। सो अब जब ये इन्फोर्समेंट हो गया उसके बाद क्या स्टेटस था कि टेनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन तो कम हुआ, लेकिन दे कुड नॉट प्रिवेंट ज़मींदार्स फ्रॉम लाइक इविक्टिंग द पीपल जो उनके लैंड पे पहले काम कर रहे थे। केरला गवर्नमेंट ने जो है शेयर क्रॉपर्स का इविक्शन जो है वो इलीगल बोल दिया था, लेकिन और इवन बंगाल में ऑपरेशन बरगा हुआ था जिसमें उन्होंने बेसिकली शेयर क्रॉपर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी इविक्शन के अगेंस्ट, बट दे हैड टू लाइक बेसिकली टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स। उनके ओरिजिनल रिफॉर्म्स में शेयर क्रॉपर्स को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ ज़मींदार से उन्होंने लैंड ले ली थी एक पॉइंट तक, एक सीलिंग तक, और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और टेनेंट्स को जो है रूल्स बना दिए थे कि उनको ताकि एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जिनके पास जो दे वर टू पुअर बिकॉज दे डिडंट ओन एनीथिंग एल्स, लाइक दे डिडंट ओन एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट मैटर, ऑल दे वर वाज गिविंग देयर लेबर। तो वो पॉपुलेशन जो थी वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रही थी, या उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से रोक नहीं पा रही थी सरकार। फिर आया गोकुलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। बेसिकली एक बंदे ने कहा था कि जो ये ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट है ये आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल
31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें राइट टू प्रॉपर्टी है तो फिर आप ऐसा एक्ट क्यों लेके आ रहे हो जिससे हमारे राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन हो रहा है। तो फाइनली फिर 44th अमेंडमेंट हुआ जिससे उन्होंने आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हो के बजाय अब लीगल राइट हो गया, दैट येस यू कैन ओन लैंड बट देयर इज इट्स अ लीगल राइट एंड गवर्नमेंट कैन sort of question it if it affects the larger purpose of the world, but it's not a fundamental right. Next is tenancy reforms. So ये reforms आए थे कि जो लोग ज़मींदार के अंडर काम करते थे उनके लैंड पे, उनको किस तरीके से डील किया जाएगा उसके ऊपर रिफॉर्म्स आए थे। इसमें 3 कैटेगरीज थी, ऑक्यूपेंसी टेनेंसी, टेनेंसी एट विल एंड सब टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंसी मतलब क्या था कि परमानेंट और हेरिटेबल, मतलब कि एक ज़मीन जो है ओन तो ज़मींदार करता है लेकिन उसका एक बहुत लंबे समय तक टेनेंट आप रह सकते हो, आप उस पर घर बना सकते हो, जो भी उसके ऊपर यूज़ करने के लिए सामान है, जैसे सीड्स हो गए, बीस बोलते थे, बीस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ बैल, बकरी वगैरह, या जो क्रॉप है वो सब किसकी होती थी, इट यूज़ टू बी ऑफ द टेनेंट और लंबे समय तक दे यूज़ टू हैव दैट टेनेंसी। उसके बदले वो कुछ पैसा ज़मींदार को देते थे और ये टेनेंसी जो थी वो हेरिटेबल थी, मतलब आप अपने बेटे के लिए वो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप वापस उसको दे रहे हो तो आप इफ़ यू आर गिविंग इट बैक देन द लैंडलॉर्ड कैन गिव यू समथिंग इन रिटर्न, प्लस अगर उस लैंड पे कुछ अच्छा करना है, लाइक उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आप लैंडलॉर्ड से, लैंड ओनर से कंपेंसेशन ले सकते हो। फिर टेनेंसी एक्ट विल है विच इज़ बेसिकली कोई लीज वीज नहीं साइन की जा सकती है लाइक दिस, बट मुंह से बात की जाती है, ओरली एक एग्रीमेंट किया जाता है कि हाँ ये वाले लैंड पे आप काम करोगे मेरे लिए। इसमें बेसिकली कभी भी टेनेंट को हटाया जा सकता है लैंडलॉर्ड द्वारा और कभी भी टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड को छोड़ के जा सकता है। और दूसरा है सब टेनेंट विच इज़ जब किसी टेनेंट ने किसी और को वो लैंड किराए पे दे दिया तो उसे सब टेनेंट, बेसिकली व्हेन द टेनेंट गिव्स देयर प्रॉपर्टी टू लाइक द टू समवन एल्स टू वर्क। अब ये जो वर्ड टेनेंट है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज जैसे कभी हमारे घर में जब जैसे मान लो कई लोग अपने घर के कुछ हिस्से को किराए पे देते हैं, राइट। सो व्हेन यू गिव समथिंग ऑन रेंट, क्या होता है उस ड्यूरेशन के लिए दैट एरिया इज देयर होम, यू कैन नॉट एंटर और यू कैन नॉट टेल देम हाउ टू लिव, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो सिमिलरली व्हेन टेनेंसी की हम बात कर रहे हैं तो टेनेंसी में ये होता है कि वो लैंड लंबे समय के लिए एक फिक्स्ड पीरियड के लिए दे दिया गया है, उसके ऊपर वो क्या उगा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड नहीं डिसाइड करता है और लैंडलॉर्ड उनको विलिंगली कभी भगा नहीं सकता है, ठीक है, अगर यू नो फिक्स है तो। बट वहीं अगर टेनेंसी एट विल है तो उसमें भगा सकता है बेसिकली, और अगर वो किसी और को काम करने के लिए दे दे तो दैट विल बी सब टेनेंट। अब टेनेंट्स का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सप्लॉयटेशंस रोकने के लिए एक स्पेशल लॉ जो है बनाया गया था। सो जो टेनेंसी रिफॉर्म्स है उसके अंदर 3 सब मेजर्स लिए गए थे। पहला है रेगुलेशन ऑफ रेंट विच बेसिकली सेज कि एक रीजनेबल अमाउंट का रेंट लेना चाहिए एक लैंडलॉर्ड को टेनेंट से। इट शुड नॉट एक्सीड 1/5 और 1/4 ऑफ द ग्रोस प्रोडक्शन, मतलब उस लैंड पे जितना टोटल प्रोडक्शन हो सकता है उसका रेंट उसका एक 1/5 या 1/4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। देखो अगर आप कोई दुकान खोलते हो तो अगर आपको भरोसा ना हो कि वो आप अगले महीने चला पाओगे या उसके अगले महीने चला पाओगे तो उस पर इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना। आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि किराए के घर में फर्नीचर नहीं बनाया जाता बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू विल गेट द सेम होम टू बी एबल टू रेंट द सेम होम इन फ्यूचर और नॉट। तो ऐसे क्या होता है कि कल्टीवेशन करने के लिए जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो नहीं कर पाएगा। तो व्हाट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मेंट वाज कि ताकि जो लोग कल्टीवेटर्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, जो चीज़ें उगा रहे हैं, उनको एक फ्यूचर इनकम का भरोसा रहे कि भाई ऐसा ना हो कि मैं इतनी मेहनत करूँ अभी और जब यू नो खेती काटने का टाइम आए तो लैंडलॉर्ड खेत मुझसे वापस ले ले, तो वो लंबे समय तक उसको वो खेती करने के लिए मिले। हाउएवर द इम्पैक्ट वॉज लिमिटेड बिकॉज अभी भी गवर्नमेंट ने ना जो है सरेंडर, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ टेनेंसीज जो था वो कर रखा था। तो अगर मान लो कोई लैंडलॉर्ड चाहता था कि ज़बरदस्ती किसी से ले ले तो वो उसको प्रेशर करके उससे सरेंडर करवा सकता था टेनेंट से अपना लैंड। और उसके बाद कई सारी इनफॉर्मल या ओरल टेनेंट्स अग्रीमेंट्स भी होते थे, तो उसके कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन अगर सब कुछ लीगल तरीके से किया गया हो इन रिटर्न, सो देन देयर वाज लॉ इन प्लेस टू मेक श्योर कि अगर कोई किसी लैंड को किसी टेनेंट को काम करने के लिए दे रहा है तो वो लंबे समय तक उसको यू नो प्रोटेक्शन मिले उससे।
और तीसरा है ओनरशिप ऑफ द टेनेंट्स, ठीक है। उन्होंने बेसिकली जो लैंडलेस टेनेंट्स थे उनको उस लैंड के ऊपर ओनरशिप का हक दिया। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कई सारी स्टेट, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से लगाया था लॉ, बिकॉज स्टेट लैंड इज़ अ स्टेट राइट, तो इसलिए अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसलिए इस तरीके के प्रोविज़न हर स्टेट में अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ स्टेट में अवेलेबल थे, कुछ स्टेट में अवेलेबल नहीं थे। स्टेटस आफ्टर इन्फोर्समेंट, अब जब ये तीनों इन्फोर्स हो गए उसके बाद क्या हुआ, थ्रू ऑपरेशन बारगा वेस्ट बंगाल अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख शेयर क्रॉपर्स वर रिकॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। 14 लाख शेयर क्रॉपर्स को रिकॉर्ड किया था। केरला और कर्नाटका में भी ये बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन ऑन एवरेज पूरे देश के अगर टेनेंट्स की और शेयर क्रॉपर्स की और कल्टीवेटर्स की बात की जाए तो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि फ़ायदा मिलेगा उतना फ़ायदा मिल नहीं पाया ऑफ दीज रिफॉर्म्स। नेक्स्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो विच इज़ बेसिकली मीन कि किस तरीके से हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं एग्रीकल्चर का बाय रीऑर्गेनाइजिंग द सेक्टर इन अ वे कि कहाँ पे कौन क्या चीज़ उगाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला था सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड की, एक कितने लोग लैंडलॉर्ड के पास कितना लैंड है हो सकता है उसके ऊपर सीलिंग लगाना। उसके दो पार्ट्स थे। एक था कि वो फ्यूचर में जो खरीद सकता है, फ्यूचर में जो एक्वायर कर सकता है लैंड, उसकी लिमिट लगाना, प्लस जो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसके ऊपर लिमिट लगाना। तो जो फर्स्ट ईयर प्लान था वो फोकस कर रहा था फ्यूचर एक्विजिशन पे, जो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान था वो फोकस कर रहा था एग्जिस्टिंग होल्डिंग के ऊपर। क्योंकि देखो अगर मान लो आपने लिमिट लगा दी कि आपके पास अभी जो लैंड है वो इतना ही हो सकता है, बाकी सारा लैंड आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने खरीद लिया और आपको पैसे दे दिए। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग मोर लैंड? बिकॉज यू आर एट द एंड ऑफ द रिच। जमींदार बहुत अमीर हुआ करते थे, है ना। तो ये था। उसके अलावा क्योंकि लैंड का जो जितना भी इस तरीके का रिफॉर्म था ये सब स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए सब जगह पर लैंड सीलिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ था, स्पेशली उन स्टेट्स में जहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल होल्डिंग लगाया था। तो कुछ स्टेट्स ने इंडिविजुअल होल्डिंग पर सीलिंग लगाई थी, मतलब कि एक इंसान कितना होल्ड कर सकता है उसके ऊपर सीलिंग लगाई। तो लोगों ने क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया कि अगर सरकार बोल रही है कि आई कैन ओनली हैव 10 एकर्स, ठीक है, और मेरे पास है 100 एकड़, तो मैं क्या करूँगा 10 अपने नाम पे रखूँगा, 10 अपने बच्चों के नाम पे, 10 अपनी बीवी के नाम पे, 10 अपने पापा के नाम पे, 10 अपने परदादा के नाम से, ऐसे करके 10-10 बांट दूंगा, ठीक है। तो जिन स्टेट्स ने इंडिविजुअल सीलिंग लगाई थी वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे कंपेयर टू वो स्टेट जिन्होंने फैमिली होल्डिंग पर सीलिंग लगाई थी। फैमिली होल्डिंग मतलब क्या कि उन्होंने एक जना कितना होल्ड सकता है उस पर सीलिंग नहीं लगाई, पर एक पूरी फैमिली कितना ओन कर सकती है उस पर सीलिंग लगा दी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप 3 से 5 फैमिली मेंबर हो तो यू कैन ओनली ओन 30 एकर्स, इफ़ यू आर 5 to 7 यू कैन ओनली ओन 40 एकर्स, भले फिर एक जने के पास 40 हो या सबके पास बराबर बटे हुए हो। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादा सक्सेस तब आई थी जब फैमिली होल्डिंग्स थी और कम सक्सेस आई थी जब इंडिविजुअल होल्डिंग थी। बाद में ऑल्दो उन्होंने 18 4-year प्लान में कम्प्लीटली जो है ना, एज पर 18 4-year प्लान ऑल इंडिविजुअल होल्डिंग्स वर शिफ्टेड टू फैमिली होल्डिंग्स। तो नाउ लेट्स टॉक व्हाइल लैंड सीलिंग अप्लाई किसको की गई थी, दोनों फ्यूचर एक्विजिशन और एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो फर्स्ट ईयर प्लान और सेकेंड ईयर प्लान में दोनों ने अलग अलग फोकस किया था, बट इवेंचुअली मेन फोकस जो था सीलिंग लगाने का वो दोनों को था कि आप कितना लैंड आपको हेरिडिटरी मिल सकता है और कितना आप अभी ओन कर रहे हो, प्लस फ्यूचर में आप कितना खरीद सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा खरीद ले तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। लेवल ऑफ लैंड सीलिंग तो उन्होंने 18 5-year प्लान में कम्प्लीटली सबको फैमिली वाला कर दिया था। सब्सिक्वेंटली जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें जो है उन्होंने चेंज करके उसको 3 फैमिली होल्डिंग्स बेसिकली 3 फैमिली होल्डिंग्स बेसिकली ये मतलब था कि जैसे फैमिली स्ट्रक्चर होता है ना, सो यू कैन सॉर्ट ऑफ ऑल्सो क्रिएट कि आप मान लो फादर है तो उसके अंडर देर आर 3 ब्रदर्स, तो इनकी होल्डिंग टुगेदर। तो उन्होंने ऐसी बेसिकली ये करा था कि अलग अलग सिस्टम्स थे ना फैमिली के, तो उस हिसाब से 3 फैमिली होल्डिंग्स सेट किया था। बट इवेंचुअली इन 18th 5-year प्लान में आके वो इट बिकेम सॉर्ट ऑफ हार्मोनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। एग्जेम्पशन फ्रॉम लैंड, अब क्या सबको सीलिंग बता दी उन्होंने कि आप इतना लैंड ओन कर सकते हो, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन दिए थे। क्या थे वो एग्जेम्पशन? अगर आपके पास टी, कॉफ़ी या रबर प्लांटेशन हो, क्योंकि यू नीड मोर लैंड टू बी एबल टू एक्चुअली डू समथिंग इन दीज। सेकेंड, अगर कॉम्पैक्ट एरिया ऑर्चिड्स हो, तो मतलब कि कॉम्पैक्ट एरिया ऑर्चिड्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको कुछ भी उगाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, लाइक
एक ऑर्चिड्स देखे आपने, हाउ ऑर्चिड्स आर मेड, राइट? इट्स लाइक अ स्मॉल एरिया विच इज कवर्ड, ओके, बट देन यू नीड अ लॉट ऑफ मोर एरिया फॉर बीइंग एबल टू. तो मान लो कि अगर आपके पास इतना लैंड है तो आप यूज से उसका इतना सा लैंड कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फार्मिंग यू आर डूइंग. सो इन केस क्या होगा, अगर सरकार सीलिंग लगा देगी तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट. सो उस केसेस में उनको एग्जेम्पशन किया गया था. उसके अलावा ऐसे फार्म्स जो कैटल ब्रीडिंग या डेयरी या वूल इन चीज़ों के लिए यूज़ की जाते थे उनको एग्जेम्पशन दिया था. शुगर केन फैक्ट्रीज के लिए जो शुगर केन उगाते थे उनके लिए एग्जेम्पशन दिया था. और उसके अलावा जिन लोगों ने अपनी लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा था या हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया था टू अबाउट दैट सीलिंग. उसके बाद स्टेप्स टू प्रिवेंट मैलिफाइड ट्रांसफ़र. मैलिफाइड ट्रांसफ़र क्या होते हैं? व्हेन पीपल, जो सीलिंग सरकार ने फिक्स करी है उसको सरकमवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र कर देते हैं टाइटल, बट हक उन्हीं का रहता है फिर भी उस पर. तो वो ऐसा ना करे, इसके लिए उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में लैंड ट्रांसफर्ड बाय लैंडलॉर्ड्स वाज एडेड टू द. तो अगर आपने किसी अपने परिवार को ट्रांसफ़र करा है लैंड, तो उसे भी ऐड किया जाता है आपके रिटेनिंग में, ठीक है? अगर मतलब इफ़ यू हैव गिवन इट टू समवन एल्स, ट्रांसफर्ड द नेम टू समवन एल्स, डजंट मीन दैट इट्स नॉट योर्स एनी मोर, इट विल स्टिल बी काउंटेड एज योर लैंड. उसके बाद अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टेट्स ने लिखा था कि वो अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे. हर स्टेट अपने अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि जिन लोगों से उन्होंने लैंड लिया है, जिनके पास ज़्यादा था, उनको क्या कंपनसेशन देंगी. रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में हुआ है. स्टेट गवर्नमेंट करती थी अपने हिसाब से, पर लेकिन सबका फोकस यही था कि वो जो डिस्प्लेस टेनेंट्स हैं, वो लोग जिनके पास कभी लैंड नहीं था और ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश होने के कारण उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया था, उनको, और वो फार्मर्स जिनके पास ऐसी होल्डिंग्स है जो इकोनॉमिक नहीं है, मतलब जैसे मान लो कोई लोग हैं जिनके पास बहुत बैरन लैंड है, ऐसा लैंड है जो जिसमें ज़्यादा उगाई नहीं होती, तो उनको थोड़ा और दे देना. और या ऐसे लोग जो कल्टिवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, पर उनका खुद का कोई लैंड नहीं है, उनको ये लैंड दे देना. तो ये फोकस था, पर अलग अलग स्टेट ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे. नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंडिंग. देखो, कंसोलिडेशन बेसिकली मीन्स कि जैसे मान लो आप के 3-4 अलग अलग खेतों में आप काम करते थे, तो आपको यहाँ से 1 एकड़ मिला, यहाँ से 2 एकड़ मिला, यहाँ से 10 एकड़ मिला, यहाँ से 5 एकड़ मिला, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, व्हेन प्रॉफिटेबल तभी होता है जब साथ में काम किया जाए. लेकिन अगर एक इंसान को 4 अलग अलग खेतों में काम करना है, तो क्या होता है कि एवरीथिंग विल हैव टू बी डन 4 टाइम्स. सो कंसोलिडेशन बेसिकली ये था कि अगर लोगों के पास छोटा छोटा लैंड कई सारी जगहों में हो, तो एक तरीके से एक्सचेंज कर दिया जाए इन अ वे कि गाँव में आपस में लोगों में, सच दैट कि एक इंसान का सारा लैंड एक साथ हो जाए, ठीक है? मान लो 2 लोग हैं, ठीक है? एक बंदा है, उसका एक लैंड यहाँ पे है, दूसरे वाले के बंदे का लैंड यहाँ पे, ठीक है? और सेकंड जगह पर इसका लैंड है इतना और दूसरा यहाँ पे लैंड है इतना. तो अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के पास जो है थोड़ा थोड़ा लैंड है. व्हाट दे विल डू इज, दिस पर्सन कैन क्या कर सकता है, वो बोलेगा कि एक काम करो, तुम मुझे ये वाला यहाँ पे दे दो और तुम इसके वजह ये वाला आधा ले लो, ठीक है? सो तुम्हारा 1 वाले का पूरा लैंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और 2 वाला देन विल हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स. तो ऐसे करके लोगों के बीच में एक्सचेंज करना इन सच अ वे कि अगर उनका फ्रेगमेंटेड लैंड हो तो उन्हें सारा कंसोलिडेट करके एक जगह मिल जाए, सच दैट कि वो एक्चुअली में उस पर से कुछ कर पाए. बिकॉज एज द आइडिया इज कि जितना बड़ा लैंड होगा उतना ज़्यादा कल्टिवेशन होता है, बिकॉज मेहनत कम पड़ जाती है, कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है? मतलब ये तो नहीं कहा जाएगा कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाता है, बट इन अ वे इट्स लाइक यू कैन डू अ लॉट मोर इफ़ योर लैंड इज टुगेदर इन सम वे, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद कंसोलिडेटेड पार्सल ऑफ लैंड. और क्या आइडिया था कि उन्हें वही लैंड दिया जाता था, कंसोलिडेटेड लैंड इक्वल टू व्हाट दे ऑलरेडी हैड. तो अगर उनके पास 10 एकड़ था इधर उधर मिला के, तो एक जगह पे उनको 10 एकड़ दिया जाएगा. कंसोलिडेशन इज अ प्लान्ड रीअरेंजमेंट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है? क्या है कंसोलिडेशन? एक प्लान तरीके से रीअरेंज करते हैं ताकि एक इंसान का सारा लैंड एक तरफ हो जाए और वो उस पर एक साथ काम कर सके. लोगों के पास छोटी नहीं लार्ज लैंड होल्डिंग्स हो, और इससे कारण क्या होगा कि इकोनॉमी बेनिफिट करती है. स्टेट लेजिस्लेशन ने फिक्स किया एक स्टैंडर्ड एरिया कि किस बेसिस पे कंसोलिडेशन होगा, और उस वक्त उन्होंने देखा कि ओनली 46 आफ्टर दिस रूल केम, सिर्फ 46% कल्टिवेटेड लैंड इंडिया में कंसोलिडेट हो पाया था. सक्सेसफुल कंसोलिडेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश.
एंड 15 और स्टेट्स ने लेटर कंसोलिडेशन लॉ पास किए थे, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे ना वो थोड़े से हेजिटेंट थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि उनका लैंड जो है मतलब वो हड़प लिया जाएगा, बिकॉज कुछ लोगों के पास बहुत हड़प लिया जाएगा, या फिर इन द सेंस कि they were afraid that if other people who have more land are able to consolidate, so then theirs will be a much smaller one against them, like दूसरों का भी बहुत बड़ा हो जाएगा. जो small farmers थे वो consolidation नहीं चाहते थे, क्योंकि that would mean कि जो दूसरे cultivators हैं उनका comparison में उनका land बहुत छोटा हो जाएगा, and hence they will not be able to earn as much from the land. So marginal and small holding constitute 43% of cultivable whole, whereas जो हमारे लास्ट 2015-16 के एस्टिमेट हैं, डाटा है, उसके हिसाब से मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग्स जो है वो 47.3% है इस वक्त इंडिया में. द एवरेज लैंड होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. क्यों डिक्रीज हुई है लैंड होल्डिंग? बिकॉज हमने बताया ना कि शुरू में बात करी थी कि एक इंसान है, उसके पास मान लो इतना लैंड है, उसके 3 बच्चे हो गए, तो ये लैंड 3 में डिवाइड हो गया, फिर उनके 6 बच्चे हो गए तो ये अलग डिवाइड हो गया, लाइक दैट. तो इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग जो है वो छोटी होती जा रही है, एंड इट इज़ रिड्यूसिंग, करंटली स्टैंडिंग एट 1.08 हेक्टर्स इन 2015-16. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली क्या होता है? जब बहुत सारे लोग जिनके पास स्मॉल या मार्जिनल लैंड होते हैं वो एक साथ मिलकर फार्मिंग करें, क्योंकि हमने देखा कि जितना बड़ा लैंड होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है. पर जहाँ पर भी कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा था वहाँ पर गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि किस तरीके से हम लोगों को एक सोसाइटी बनाएं जिसमें लोग मिलकर एग्रीकल्चर कर सके. तो कोऑपरेटिव फार्मिंग ये ना एक अल्टरनेटिव है कंसोलिडेशन का, ताकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फ़ायदा है, मतलब जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि अगर एक फैक्ट्री है वो कम चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन वही फैक्ट्री में अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, मशीनरी वगैरह अच्छी ऐड की जाए, टेक्नोलॉजी और बढ़ाई जाए, तो वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकती है उतने ही पैसे में. सो हेंस प्रोडक्ट की वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू कम हो जाती है. तो वैसे ही एग्रीकल्चर में भी होता है, जब बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप किया जाता है, लैंड पे क्रॉपिंग की जाती है, तो उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, पैसे कम लगते हैं प्रोडक्शन करने के. तो एक ये तरीका था. डिस्पाइट दैट फर्स्ट 3-5 ईयर जो प्लान थे उनका पूरा फोकस यही था कि किस तरीके से हम सोसाइटीज़ बना सके जिसमें लोग शेयर क्रॉपिंग कर सके. लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 8,160 इस तरीके की सोसाइटीज़ बन पड़ी जिनकी टोटल होल्डिंग पूरे कल्टिवेबल लैंड जो है इंडिया का उसकी 1% भी नहीं थी. फार्मर्स जो थे वो अनमोटिवेटेड थे कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि इवन दो गवर्नमेंट बहुत सारे उनको इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ दे रही थी, लेकिन फिर भी दे वर नॉट रेडी टू डू इट. जो गडगिल कमेटी रिपोर्ट है उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो कमिटीज़, जो सोसाइटीज़ बनी हैं शेयर क्रॉपिंग की, उनमें से सिर्फ 1/3 हैं जो अपना गोल और रिक्वायरमेंट को अचीव कर पाई है जो उन्होंने सोसाइटी बनाने के पहले किया था. मतलब 2/3 ऑफ सच सोसाइटीज़ वर फेलिंग इन अचीविंग द गोल्स दे वांटेड टू. जो वो करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, मीन्स कि जो आउटकम बढ़ाना चाह रहे थे उनका कोई आउटकम बढ़ा नहीं. एज ऑफ द लेटेस्ट डाटा ऑफ 2015-16, 86.2% ऑफ द होल्डिंग्स आर बिलो 2 हेक्टर्स. 2015-16 के जो हमें डाटा है उसके हिसाब से हमें पता है कि भाई ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल की होल्डिंग जो है 2 हेक्टर से कम है. तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं अपना इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ रिफॉर्म दैट वी नीड इज़ कि सरकार जो है वो शेयर क्रॉपिंग को बढ़ावा दे. अब क्या रीज़न है क्यों फेल हो गई शेयर क्रॉपिंग इंडिया में? वन रीज़न इज़ कि जितने भी लोग थे जिन्होंने सोसाइटीज़ बनाई, तो एक्चुअली जिनके पास छोटा लैंड है उनको मिलना चाहिए था. लाइक एवरी पर्सन हु हैड 2 हेक्टर्स ऐसे करके अगर 100 लोग मिलते तो इट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू 200 हेक्टर्स, तो फ़ायदा होता इन 100 लोगों को. लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने आपस में खुद की ज़मीनों को जोड़ लिया, सोसाइटीज़ बना लिया, और ताकि वो सरकार से जो है बेनिफिट ले सके. तो सरकार जो बेनिफिट दे रही थी वो गरीब कल्टीवेटर्स और स्मॉल लैंड होल्डर्स की जगह पे अमीर कल्टीवेटर्स को जाने लग गए. दूसरा, जो ये अमीर फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स थे, उनके पास फिर भी एक्स्ट्रा कैश पैसा था ताकि वो अच्छे से इसको मैनेज कर पाए. लेकिन जो छोटे लोग थे उनको भरोसा नहीं था इतना, और वो इतने अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे जो सोसाइटीज़ है. इसके कारण भी उनका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अच्छे से चल नहीं रही थी. करप्शन बहुत था, कुछ मेंबर्स ऑब्वियसली करप्शन करते तो लोगों का विश्वास उठ जाता था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से. उसके अलावा इवन दो कई सारे
इनिशिएटिव्स लिए गए थे, लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव जो है छोटे फार्मर्स को इनकरेज नहीं कर पाए कि वो शेयर क्रॉपिंग में अपना हाथ डालें। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम इस तरीके के लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि आपको पता है लैंड रिफॉर्म स्टेट लेवल पे हुए थे, तो हम उन स्टेट्स का एग्जांपल लेंगे जहाँ पर स्टेट रिफॉर्म सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहला इज वेस्ट बंगाल, ऑपरेशन बरगा इज बरगादार्स विच इज़ द शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। तो ये 1973 में था। इसका एम ये था कि वो जितने शेयर क्रॉपर्स हैं उनका पहले हिसाब निकालेंगे, हु आर द शेयर क्रॉपर्स, और ताकि जो लैंडलॉर्ड है उनको इलीगली अपने लैंड से इविक्ट ना कर सकें। तो उन्होंने करीब 1.5 मिलियन बरगदार्स को रिकॉर्ड किया, और इसको इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव कहा गया है। ये ज्योति बासु गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, और उन्होंने बेसिकली कैसे 15 लाख शेयर क्रॉपर्स थे, उन्होंने उनको बेनिफिट दिए, उनको आज तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। एंड दिस वाज अ गेम चेंजर, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हम रूरल एरिया में, क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरिया इज रूरल एरिया, राइट, तो उन्होंने कहा था कि अगर रूरल एरिया में कंसोलिडेशन होता है, इस तरीके का शेयर क्रॉपिंग होती है, लोगों को जो एक्चुअली में टिलर्स है उनको मिलता है, तो वी विल हैव अ स्ट्रॉन्गर रूरल इकोनॉमी देन अर्बन साइड, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन बंगाल। तो आप बंगाल में देखोगे कि द रूरल एरियाज आर मच बेटर देन द रूरल एरियाज ऑफ से हरियाणा और मध्य प्रदेश फॉर दैट मैटर, एंड दिस वाज सक्सेसफुल। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इवन आज भी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स बाकी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स से हमेशा थोड़ी सी अलग रहती है। यू ऑलवेज सी अ लिटिल बिट ऑफ लेफ्टिज्म देयर, द रीजन सिंपली बीइंग बिकॉज the government actually did what was written in the law, and it kind of gave them the same benefit. And now you have people who, now you have, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर है, कुछ लोग हैं बहुत गरीब है, they were actually able to have a community जो equally prosperous थी, and we can see the benefit of having such kind of community even now. जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो 1931 में इनिशिएट हुआ था शेख अब्दुल्ला लीडरशिप के अंदर, और 1944 में नया कश्मीर रेजोल्यूशन, जिसके कारण उन्होंने बेसिकली प्रॉमिस किया था कि लैंडलॉर्डलिज्म को अबॉलिश करेंगे, और जो टिलर्स हैं जो एक्चुअली में करते हैं फार्मिंग उनको लैंड दिया जाएगा। द बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट था 1950 का, जिससे भी कई सारे लैंडलेस लेबर्स को फ़ायदा हुआ। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 1972 में आया, जिसमें उन्होंने लैंड कमिश्नर्स रिकमेंडेशन को बेसिकली उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि टेन्योर पैटर्न इशू करे, कि देखते हुए कि कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं और कितना लंबे समय तक काम करते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने बेसिकली एक कितने टेन्योर तक लोगों को लैंड देना चाहिए कल्टीवेट करने के लिए, दैट वाज इशूड एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, जिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोशनी एक्ट, उसमें उन्हें बेसिकली स्टेट ने कई सारे लैंड की ओनरशिप जो थी वो लैंड के ऑक्यूपेंट्स को दे दी, बजाय के हिस्टोरिकल ओनर्स की बजाय। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी अबॉलिशन और रिफॉर्म एक्ट था 1950 का, एंड यूपी इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट 1960, दोनों के कारण क्या हुआ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और हुआ अच्छे से, और सीलिंग लिमिट लगाई गई ऑन हाउ मच लैंड अ पर्सन कैन ओन। सब्सिक्वेंटली 1973 में जो एक्ट आया उसके बाद ये सीलिंग लिमिट को और कम कर दिया गया, और उसके कारण कई सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा हुआ जिनके पास पहले लैंड नहीं थे। केरला में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट हुआ 1963 का, जिसमें लैंड टू द टिलर पॉलिसी लगाई गई थी, वेयरएज टेनेंट्स को फुल लैंड की ओनरशिप दे दी गई थी। केरला शेड्यूल्ड ट्राइब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर एंड रिस्टोरेशन ऑफ एलियनेटेड लैंड, विच इज़ बेसिकली केरला में कई सारे ट्राइबल रीजन्स थे जहाँ पर लोग कई सालों मतलब हज़ारों जब से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे, दे वर डूइंग अ फॉर्म ऑफ शेयर क्रॉपिंग, ट्राइबल लैंड विच वॉज वेरी सीक्रेट ऑल्सो। तो बेसिकली व्हाट दे डन इज, केरला में उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया जिससे कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनको ज़बरदस्ती अपना लैंड किसी और को ट्रांसफ़र ना करना पड़े, उसको प्रोटेक्शन करने की बेसिकली किया था। दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। अब क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं कितने सक्सेसफुल थे और कितने फेलियर है। 3 मेन एम थे। सबसे पहला ये था कि इंडिया चाहता था कि प्रोडक्शन बढ़े एग्रीकल्चर, क्योंकि वी हैड अ ह्यूज पॉपुलेशन टू फीड, प्लस जब हम आज़ाद हुए थे तब वी हैड सीन वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक फेमाइंस इन बंगाल। सो वन ऑफ द एम ऑफ द कंट्री वाज कि फ्यूचर में कभी इस तरीके की भुखमरी ना आए। तो ये सबसे पहला
फोकस था लैंड रिफॉर्म का। दूसरा था कि सोशो इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल जस्टिस मिले, कि जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं उन्हें अधिकार मिले उस लैंड का, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अच्छी हो। और उसके अलावा एक तरीके का सोशल जस्टिस हो, जो ब्रिटिशर्स ने सिस्टम ख़राब कर दिया था जिसके कारण कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा दब गई थी, उनको सोशल जस्टिस मिले। तो बेनिफिट देखा जाए तो नियरली 20 मिलियन टेनेंट्स एंटर्ड इनटू डायरेक्ट रिलेशन। सो करीब 20 मिलियन लोग जो एक टाइम पे एज अ टेनेंट थे, उनको स्टेट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिला, वेयर उनको अब लैंडलॉर्ड से नहीं बात करना पड़ता था, दे हैड सम सॉर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड। उसके अलावा कई सारे लूप होल थे जिसके कारण कई सारे लैंडलॉर्ड्स ने कई टेनेंट्स को इविक्ट किया भी, बट देयर वाज स्टिल अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम इट। उसके अलावा कई सारे पेजेंट्स हैं जो ओनर्स बन गए, उन्होंने उस लैंड में इन्वेस्ट किया और उनका प्रोडक्शन, लैंड की प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई। इन सम केसेस कंसोलिडेशन के कारण प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, जब बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ सेल और व्हेन द गवर्नमेंट वाज सक्सेसफुली एबल टू कंसोलिडेट दीज लैंड्स। ओवरऑल देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर था, रेंट बहुत ज़्यादा थे एग्रीकल्चर लैंड पे, और कोऑपरेटिव फार्मिंग उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मतलब वी कुड हैव रियली बेनिफिटेड फ्रॉम कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर अच्छे से ध्यान दिया जाता तो, बट इट बिकेम अ फेलियर एंड रियली अफेक्टेड। एंड अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो स्लो ही सही, लेकिन वी कैन से कि सोशल जस्टिस थोड़ा तो आया है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है लोगों को, कि ऐसा नहीं होगा कि जिस लैंड के ऊपर उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट है उनसे वो एकदम से छीन लिया जाए। तो उनको एटलीस्ट टेन्योर की सिक्योरिटी हुई, और कई सारे फार्मर्स को स्मॉल लैंड मिला जिससे दे वर एबल टू लिव हैव सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एंड उसके बाद इंडिया ने सक्सेसफुली जो एक तरीके से लैंड रिफॉर्म करके जो फ्यूडलिज्म है इंडिया में उसको हटा दिया बाय बीइंग एबल टू पुट अ सीलिंग। उन्होंने कई सारे ज़मींदार जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत लैंड था, उनकी पावर को डेफिनेटली कम किया। तो थोड़ा मेरे ख्याल से मतलब अगर आपको एक वन लाइन में बोलना है, फ़ायदा हुआ पर जितना हो सकता था उतना नहीं। कुछ एस्पेक्ट्स जैसे कंसोलिडेशन था वो हुआ, लेकिन सीलिंग बननी थी वो बनी, लेकिन वहीं शेयर क्रॉपिंग नहीं हो पाई। और तीसरा सोशल जस्टिस मिला, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी हद तक फ्यूडलिज्म चला गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल इक्वालिटी आ गई। सब जगह तो नहीं आ पाई, अभी भी उसके बावजूद भी वी सी दैट द सेम स्ट्रक्चर, जो लोग पहले अमीर थे वो खानदानी अमीर ही रह गए, एंड डेफिनेटली गेव सम पीपल टू गेट अ बेटर लाइफ, बट इट डिड नॉट कंप्लीटली टर्न अराउंड। और जितना प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल्दो एक गलत एग्जांपल है, लेकिन चाइना ने जो किया अगर आप उसको देखें तो, पर चाइना ने तो फोर्सफुली किया था, ठीक है, मतलब बिल्कुल फोर्सफुली सबसे उनका लैंड लेके कर दिया था। वहाँ पर भी अगर आप उनका करने का तरीका देखें तो द वे दे वर एबल टू डू इट, इंडिया वॉज नॉट एबल टू डू इट। बट दिस इज गुड बिकॉज what they saw after the consolidation was horrible। जिस तरीके का मैनेजमेंट चाइना में देखा गया था आफ्टर कंसोलिडेशन एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग करी थी पूरे देश में, करप्शन के कारण सब बर्बाद हो गया। लेकिन इंडिया में बिकॉज इट वॉज फ्रेगमेंटेड, हर स्टेट अपना अपना अलग अलग काम कर रही थी, इसलिए इवन दो इट वॉज नॉट 100% सक्सेसफुल, बट इट वॉज नॉट 100% फेलियर ऑल्सो। दिस इज वॉट यू कैन से अबाउट इंडियाज रिफॉर्म। अब कुछ रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ निकाली है रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि हमने देखा है कि पहले लैंड रिफॉर्म सीलिंग के बारे में था, लेकिन अब इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेनेंसी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रेंट, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो आज भी ज़रूरत है हमें कंटिन्यूसली लैंड रिफॉर्म करने की, ताकि लोग जो है फ़ायदा ना उठाएं ऑफ हैविंग टू मच लैंड एंड बिकमिंग टू रिच, एंड तो इट समथिंग हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली डन बाय द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली सरकार ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं इस पॉलिसीज़ में वो देखेंगे हम। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट था। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को अबॉलिश करके उसमें रिप्लेस किया गया था 2013 में, और 2014 में इन फोर्स में आया था। इसमें बेसिकली ये था कि जो इंसान से आप लैंड ले रहे हो उसको फेयर कंपनसेशन दो, प्लस अगर आप लोगों से उनका लैंड ले रहे हो फॉर वॉट एवर पर्पस, उनको रिहेबिलिटेट करो और सेटलमेंट प्रॉपर किया जाए, मतलब कि लोगों को से छीना ना जाए। क्योंकि इससे पहले तक क्या होता था, कई बार सरकार जो थी अगर उन्हें पब्लिक रीजन से लोगों से लैंड लेना होता था वो छीन लेती थी। नाउ दे हैड क्रिएटेड अ मच मोर बेटर रूल्स फॉर इट।
बेसिकली एम क्या था कि फार्मर्स की वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और उनको सही सही रैशनल कंपनसेशन मिले कि अगर किसी कारण से सरकार के कुछ करने से, मान लो उन्होंने डैम बना दिया या कोई हाईवे काट दिया या मान लो कोई लैंड था जिसपे वो टिल कर रहे थे, वो उन्होंने किसी इंडस्ट्री को दे दिया माइनिंग करने के लिए, इस केस में प्रॉपर उनको जो है कंपनसेशन मिले जो मिलना चाहिए। उसके अलावा उसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि स्ट्रेटेजिक और इफेक्टिव लैंड डेवलपमेंट हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जितना हमारे पास लैंड है उसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकें और गवर्नमेंट इज़ एबल टू डू दैट विदाउट हार्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। तो लोगों को भी उनका सही कंपनसेशन मिले, बट सरकार को भी वो हक मिले कि वो बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए जो करना चाहती है वो कर सके। गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड स्ट्रेट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस। अगर सरकार को लैंड की ज़रूरत है किसी भी स्ट्रेटेजिक या डिफेंस कारण से, जैसे अभी अब हमने देखा था कि सेला टनल बनी थी, राइट। या कोई मान लो कोई डैम बनता है जिसके कारण एक गांव है वो पानी के अंदर जाता है, इस कारण से अगर कोई स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी कारण से सरकार किसी का लैंड लेती है तो ले सकती है। और रेसिडेंशियल पर्पस से, मतलब बेसिकली रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ द लैंडलेस एंड पुअर एंड फॉर, मतलब कि अगर वो चाहती है कि कोई लैंड हो जो वो गरीबों को देना चाहती है तो भी वो किसी से लेके उसको दे सकती है, ठीक है। तीसरा, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए या किसी कैलेमिटी रिलीफ के लिए अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहती है उसके लिए लैंड ले। बेसिकली गवर्नमेंट को हक है कि वो इन किसी भी चीज़ के लिए, चाहे लोगों की भलाई के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या किसी भी तरीके की काम है जिससे पूरे देश का भला होगा, उसके लिए वो लैंड एक्वायर कर सकती है। प्राइवेट बॉडीज़ जो है वो भी गवर्नमेंट का से के थ्रू लैंड एक्वायर कर सकती है, लेकिन सिर्फ जब वो पीपीपी पार्टनरशिप में हो, मतलब कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का जो लैंड है वो प्राइवेट कंपनीज लोगों से डायरेक्टली नहीं ले सकती, बट ले सकती है अगर वो कुछ इस तरीके की इंटरप्राइज खोल रही है तो, ठीक है। और उसके अलावा जो ओनरशिप है, बट द लैंड ओनरशिप जो है वो, अब ये जो लैंड है जो किसी पब्लिक एंटिटी ने लिया है टू ओपन अ पीपीपी, दिस लैंड कैन बी लाइक ऑलमोस्ट अक्वायर्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी, बट उसकी ओनरशिप फिर भी सरकार की रहेगी, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स इस्टेब्लिश करे हैं फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि ऐसा ना हो कि कोई स्टेट जो है अपने स्टेट की किसी माइनॉरिटी पर हावी हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक रूल्स कुछ तरीके के बनाए हैं कि ताकि पूरे देश में कहीं पे भी अगर कोई लैंड एक्वायर हो रहा है तो प्रॉपर कंपनसेशन जो है दिया जाए अगर एक्विजिशन आप कर रहे हो तो, और अगर लोग वहाँ से बेदखल हो रहे हैं, उन्हें जाना पड़ रहा है, तो उनका प्रॉपर रीसेटलमेंट किया जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए फॉर वट एवर रीज़न, सो दैट पीपल शुड नॉट बी लेफ्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ करने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिससे पूरे देश का फ़ायदा होगा, लेकिन वो एक गांव है उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दो, ये नहीं होना चाहिए। मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट क्या है? सबसे पहला कंसेंट। इसके पहले तक जो एक्ट था 87 वाला, उसमें कोई भी कंसेंट नहीं ली जाती थी, मतलब कि सरकार लोगों से पूछती नहीं थी कि क्या हम आपका लैंड ले सकते हैं, लेना है तो ले लिया, बाकी तुम देखते रहो। पर अब ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको पहले कंसेंट देनी पड़ेगी, 80% ऑफ देम मस्ट अग्री फॉर एनी प्राइवेट प्रोजेक्ट एंड 70% मस्ट अग्री फॉर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। पहले क्या होता था कि इस जो वो करने जा रहे हैं, जिस लैंड को वो अक्वायर करने जा रहे हैं, जो भी उस पर वो बनाने वाले हैं, उससे इन्वायरमेंट पर या उस कम्युनिटी पर क्या असर पड़ने वाला है, इसका कोई ध्यान नहीं देता था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि ग्रेटर गुड के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उससे जो है जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है वो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उन्होंने इस एक्ट में बोला कि नहीं, हर बार जब भी आप ऐसा कुछ एक्शन ले रहे हो तो पहले असेस करो कि इसका देश पर, उन लोगों पर और उन आसपास के इन्वायरमेंट पर क्या अफेक्ट करने वाला हो, और इसके लिए डिस्कशन किया जाए वहाँ की लोकसभा, लोकल अथॉरिटीज़ में, ग्राम सभा में। फूड सिक्योरिटी, अगर कोई भी ऐसा लैंड है जिसमें मल्टी क्रॉपिंग हो रही हो तो उस लैंड को एक्वायर ना किया जाए। अगर मान लो किसी से आप लैंड दे रहे हो तो जब उसको कंपनसेशन दे रहे हो तो रूरल एरिया में मार्केट वैल्यू का 4 टाइम्स हो और अर्बन एरिया में मार्केट वैल्यू का 2 टाइम्स हो, ठीक है। मतलब कि डबल कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान बेचना नहीं चाह रहा, लेकिन आप उसको वो राइट नहीं दे रहे हो, यू आर टेकिंग इट, यू आर एक्वायरिंग इट, सो यू मस्ट कंपनसेट अकॉर्डिंगली। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बनाई है सिविल कोर्ट में ताकि इस तरीके का अगर कोई लड़ाई होती है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व किया जा सके। अनयूज्ड लैंड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ 5 years रिटर्न टू द प्रीवियस ओनर, अगर आपने कोई लैंड एक्वायर किया है फॉर वट एवर पर्पज, उसको यूज़ नहीं किया तो फिर वो वापस ओनर को दे दिया जाए। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट क्लॉज इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ अफेक्टेड फैमिली, कि अगर आप बेसिकली
किसी कोई फैमिली है जिसका पूरा अर्निंग इस लैंड से आता है, आपने वो लैंड एक्वायर कर लिया, तो आपको उस परिवार के किसी एक जने को नौकरी देनी पड़ेगी, सो दैट दे हैव अल्टरनेट वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा ना हो कि उनके पास कुछ ना हो करने के लिए, आपने पैसे तो दे दिए पर वो, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड कंटिन्यूसली अर्निंग मनी इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जो आप उनको पैसा दे दो जितना उनकी होल्डिंग है, जब वो पैसा खत्म हो जाए तो वो लोग रोड पे आ जाए। इसके बदले नॉट ओनली टू गिव देम कंपनसेशन बट ऑल्सो गिव देम अनदर मीन्स ऑफ अर्निंग सम टाइप ऑफ जॉब। सो नेक्स्ट इज द सेम एक्ट बट इट इज अमेंडेड called as Land Bill in 2015. So it's still the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement amendment bill. इसका मेन एम अभी भी वही है जो 2013 का था, पर उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। उन्होंने बेसिकली कहा है कि क्लासीफाई लैंड यूज बाय गवर्नमेंट टू 5 कैटेगरीज, की इन 5 कैटेगरीज में से किसी एक के लिए ही मतलब क्लासीफाई कर दिया है कि यू हैव, अगर आप ले रहे हो लैंड लोगों का तो उनमें किसी एक में आना चाहिए इसमें से। तो वन इज़ डिफेंस, वन इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब आप हाईवेज बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, कुछ फैक्ट्रीज बना रहे हो। अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आप लोगों को अफोर्डेबल, मतलब सरकार अगर लोगों से, जैसे एक इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे दिस इज़ नॉट अ करेक्ट एग्जांपल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पर मान लो धारावी जैसे टाइप की जगह है स्लम है, तो अगर वो सरकार लैंड उनसे लेके वहाँ पे उनके लिए घर बनाती है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अफोर्डेबल हाउसिंग इन दैट केस, या उनको घर कहीं और बना के दे दे, ऑल ऑफ दैट। सो कई बार होता है ना, कुछ एरियाज ऐसी होती है, स्लम्स होते हैं, गवर्नमेंट वहाँ से स्लम्स हटा देती है, बट देन उनके बदले उन्हें वो कहीं और थोड़ा सा शहर के बाहर जाकर दे गिव देम सम सेम अमाउंट ऑफ लैंड और बेटर लैंड। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब कि क्या होता है, किसी भी एरिया में अगर ऐसा है कि वहाँ पे कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ की फैक्ट्रीज़ हैं और इंडिया चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़ें, तो वो एक पूरा कॉरिडोर बनाता है जहाँ पर सिमिलर टाइप की इंडस्ट्रीज़ बनती है। तो अगर मान लो कि एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ है, तो अगर सरकार चाहती है कि उसके आसपास और भी उसी सिमिलर इंडस्ट्रियल सेक्टर बने, तो वो वहाँ के आसपास के लैंड को एक्वायर कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग पीपीपी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो किसी भी तरीके का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, डैम बना रहे हों, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टनल्स बना रहे हो, वट एवर दैट इज़। द एम इज़ कि इन 5 कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम 2013 के जो इससे पहले वाला था ना। अगर बेसिकली उनका ये कहना है कि ये जो पुराने वाले हमने इससे पहले वाले में पढ़ा वो सब हो, लेकिन अगर वो इन चीज़ों के लिए कर रहे हों तो उन्हें एग्जेम्पशन मिला जाए, बिकॉज ये चीज़ें इट्स फॉर द ग्रेटर गुड, तो देयर शुड बी सम एग्जेम्पशन गिवन टू देम। ओके, एग्जेम्पशंस फॉर द अबव कैटेगरीज ऑल्सो इंक्लूड द रिलीफ फ्रॉम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, कि हमने देखा था कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो करते हैं ना, कि अगर सरकार या कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज एक लैंड को एक्वायर करती है और उस पर कुछ बनाती है, तो उसका आसपास के एनवायरनमेंट पर और लोगों पे क्या असर पड़ता है, उस असेसमेंट को के में भी थोड़ी सी रिलीफ देने की बात की गई है, बिकॉज द आइडिया इसकी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, लोगों को उनका फेयर कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है इमीडिएटली वहाँ के लोगों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन पूरे देश के लिए, फ्यूचर के लिए इट्स इंपॉर्टेंट और नीडेड। सो इन केस में बेसिकली इन कैटेगरीज में एग्जेम्पशन दिया जाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, बेसिकली जो हमने बोला ना कि 80% लोगों की लैंड ओनर्स की कंसेंट चाहिए और 70% अगर पीपीपी है तो इससे एग्जेम्पशन मिले। दूसरा, अगर जो प्रोविजंस है जिसमें लोगों को रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन और रिसेटलमेंट किया जाता है, अगर वो रेलवे या हाईवे के लिए हो तो उसमें उनको एग्जेम्पशंस मिले, ठीक है। और दूसरा, 2013 में बोला गया था कि मल्टी क्रॉप लैंड है उसको एक्वायर नहीं किया जाएगा, तो इसमें उसे भी अगर इन 5 कैटेगरीज के लिए मल्टी क्रॉप लैंड को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, वो भी एक्वायर किया जा सकता है। और ये जो 5 साल में रिटर्न करना है ना, अगर रीयूज़ नहीं हुआ, उसमें भी थोड़ी सी छूट दी गई है इस तरीके की कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो लंबे समय के लिए लाइक बनने में लंबा समय लग रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो, जिस प्रोजेक्ट पे वो सेटअप हो, जो भी बाद में हो रहा हो उस तक उसको लिमिट रखी जाए। मतलब कि अगर ऐसा नहीं कि 5 साल हो गए और वहाँ पे नहीं हुआ तो आपने बंद कर दिया, हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो दैट ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड। अभी प्रेजेंटली इस बिल का स्टेटस क्या है, लोकसभा में 24 फरवरी 2015 को ये लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, पास हो गया लोकसभा में 10 मार्च को, पर अभी राज्यसभा में इट इज़ स्टिल पेंडिंग। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2017, जिसे मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट भी कहा जाता है। बेसिकली ये नीति आयोग ने डेवलप किया था बाय टी हेग
कमेटी रिकमेंडेशन, और उनका ये आइडिया था कि किस तरीके से हम कुछ गाइडलाइंस बना सकें ताकि लोग आसानी से, जो लैंड ओनर्स हैं, वो अपने लैंड को दूसरे लोगों को लीज पे दे सके या इवन गवर्नमेंट लैंड को लीज पे दे सके। और आइडिया ये था कि हर स्टेट को अपना अपना अधिकार मिले कि वो अपने तरीके से लैंड लीजिंग को के लॉज को अमेंड कर सके, ठीक है, जैसी जैसी लोकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश ने अपना एक नया लॉ निकाला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने जो है अपने एग्जिस्टिंग लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और कई सारे स्टेट लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं ऑन ट्राइंग टू डू दैट, ट्राइंग टू चेंज द लीज। अब क्यों लीज लॉ में को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज एक तो ये है कि अभी हमने देखा था जब बिकॉज ऑफ पुराने टाइम में, बिकॉज ऑफ हाउ पावरफुल लैंड लॉज वर, लोग नहीं चाहते थे कि लीजिंग ज़्यादा हो, बिकॉज दैट वुड मीन पीपल वांटेड कि जो लोग कल्टिवेट कर रहे हैं उनको एक्चुअली ओनरशिप मिले, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने सॉर्ट ऑफ लीज को इतना, एक दूसरे को लीज देने के लिए इतना मोटिवेट नहीं किया था। बट बिकॉज ऑफ दैट कई सारे इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स हो चुके हैं, मतलब कि लोग अब लीगली तो लीज में नहीं दे सकते, तो ओरली अग्रीमेंट करते हैं कि भाई हाँ तुमको दे दी मैंने करने के लिए। अब उससे क्या होता है, कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि लीगल तरीके से लैंड लीज पे देना इनकरेज नहीं किया जाता, इसलिए कई सारे लैंडलेस जो लेबर्स है उनको फ़ायदा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि लैंड के प्राइस इतने ज़्यादा है तो जो स्मॉल फार्मर्स है वो लैंड परचेज नहीं कर सकते, पर क्योंकि अगर आप उनको लीज करने के लिए सुविधा दे दो तो दे विल बी एबल टू अर्न मोर। बट क्योंकि लीजिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इट्स इनफॉर्मल, इसलिए पीपल डोंट वांट टू डू इट। अगर आपने किसी के साथ मुंह से अग्रीमेंट किया है, अब वो कल को उठ के मना कर दे तो क्या करोगे? यू कैंट टेक दैट पर्सन टू कोर्ट बिकॉज द अग्रीमेंट वॉज नॉट डन लाइक दैट। सो इसीलिए इस एक्ट में चेंज लाने की ज़रूरत थी, हेंस वी गॉट दिस। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड की लीज आसानी से ली और दी जा सके, इसके लिए काम किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इफ़िशिएंसी बढ़ाई जाए ताकि लोग आसानी से लैंड को एक्सेस कर सकें। उसके बाद जो जितने भी लीज लैंड कल्टिवेटर्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए ताकि उनको लोन दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। अब अगर मान लो आप किसी से लैंड ले रहे हो लीज पे, तो दे वांट टू मेक श्योर कि आप कहीं पे एक लिस्ट में हो कि हाँ भाई इस बंदे ने इस बंदे से लैंड लीज पे ली हुई है इतने समय के लिए, और आप इन लोगों को फिर लोन दे सकते हैं सो दैट दे कैन डू बेटर वर्क, प्लस उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं उनका टेन्योर को लेकर, क्योंकि अगर ओरली होता है अगेन सेम प्रॉब्लम, यू डोंट नो व्हेन इट विल एंड। उसके अलावा कई बार जो टेनेंट्स को जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको भी रोक सकते हो। प्लस आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर एक ही जने को लीज पे दे दें, तो देन इन दैट वे वी कैन हैव द सेम इफेक्ट्स दैट वी सी व्हेन यू कंसोलिडेट द लैंड। जब सारा लैंड एक साथ मिला के काम किया जाता है तो वो भी हो सकता है। अब क्या की फीचर्स हैं इसके? एक तो सबसे पहले तो लीगलाइज करना इस बात को कि एक दूसरे को लोग लीज पे अपना एग्रीकल्चर लैंड दे सकते हैं। दूसरा, जो भी लैंडलॉर्ड की प्लस जो लीज ले रहा है दोनों की जो है इंटरेस्ट को, नीड्स को ध्यान में रखा जाए। अगर मान लो लैंडलॉर्ड्स जो है अलाउ लैंडलॉर्ड टू लीज लैंड फॉर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज इंश्योरिंग वैलिडिटी ऑफ द लीज होल्डर्स क्लेम ऑन द लैंड, ठीक है, कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपने लैंड को किसी भी पर्पस से किसी को दे सके, इंश्योर करते हुए कि ऐसा ना हो कि लीज होल्डर जो है वो उस लैंड पर क्लेम कर दे, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम होता है, दोनों की दिक्कत क्या होती है? लीज होल्डर को डर ये रहता है कि कभी भी उसको लैंडलॉर्ड निकाल सकता है, लैंड ओनर को हमेशा डर रहता है कि ये हड़प लेगा। वो फियर कम हो जाएगा अगर लीगैलिटी आ जाएगी तो। इनेबल्स लीज होल्डर टू एक्सेस लोन्स, क्योंकि अब आपको कभी भी लोन चाहिए तो आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, पर अगर ये लोन आपका ही है ही नहीं लैंड, तो उसको आप कोलेट्रल पे नहीं दे सकते, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अगर इफ दे कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ लॉ जिसमें लीज के ऊपर भी हक दिया जाए उनका जो उस पर काम करे, तो आसानी से लोन दिया जा सकता है। इनकरेज टेनेंट टू इन्वेस्ट। अब टेनेंट्स क्या है, कभी बोलते हैं ना किराए के घर में फर्नीचर नहीं बनाया जाता, तो वहीं जो लोग टेनेंट्स हैं वो ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं लैंड में, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उन्हें ये लैंड फ्यूचर में मिलेगा काम करने के लिए या नहीं। तो इससे क्या होगा, लंबे समय की लीज अगर बनती है तो दे कैन वेरी इजीली, क्योंकि उनको पता है कि अगले 5 साल 10 साल तक उनको इस पर काम करना है, तो दे विल इन्वेस्ट ऑन इट। इस्टेब्लिश अ स्पेशल लैंड ट्रिब्यूनल, कि अगर एक लैंड ट्रिब्यूनल बनाई जाए जो अगर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं तो उनको रिजॉल्व कर सकती है। कंसर्न्स क्या है? एक तो अगर इनडेफिनेट लीज कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बनने लग गए तो पता है क्या होगा
कि एक इंसान बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स से लीज पे ले लेगा और उस लैंड को कंसोलिडेट कर देगा, ही विल बिकम मोर पावरफुल एंड देन दे कैन बेसिकली फोर्स द ऑक्यूपेशन बाय पावरफुल इन्वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब कि दे विल गेट, मतलब कि एक तरीके से कोई भी एक जना अगर पावरफुल हो जाता है उनमें से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कोई कंट्रोल ना करो लीज पे कौन किसको कितने समय के लिए लीज दे सकता है, तो मान लो मैंने अपना लैंड एक इंसान को लीज पे दिया हुआ है, ठीक है, और उस बंदे ने बहुत सारी दूसरी जगह से भी लीज पे ले लिया है और बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, उसके पास बहुत पैसे हैं। अब अगर मान लो वो मुझे मतलब प्रेशर करे कि मैं रेंट कम दूंगा या ये लीज रिन्यू करने के लिए प्रेशर करे क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसा ना हो, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो इनडेफिनाइट नहीं हो कि ऐसी लीज ना हो जो आजीवन तक कंटिन्यू रहे, इट शुड एंड समवेयर। और जो लीज पे दे रहे हैं लैंड, ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि उनकी सॉइल हेल्थ, जो ज़मीन उन्होंने लीज पे दी है उस पर जो एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं जिनको लीज पे दिया गया है, उसके कारण सॉइल की हेल्थ अगर ख़राब हो रही है, तो इसको लेकर उनको जो है अपने क्या बोलते हैं, अपना लैंड वो वापस ले, इसके ऊपर एक कंट्रोल होए ताकि उस पर और डिस्प्यूट्स ना हो। क्रिएटिंग अननेसेसरी डिस्ट्रस्ट इफ लिजर्स सीक टू सेल और गिव द लैंड। मतलब कि अगर जैसे जिस इंसान ने लीज पे लैंड लिया है वो अगर ये लैंड किसी और को गिफ्ट कर दे या फिर किसी और को बेच दे, तो उसके कारण बहुत सारे जो है डिस्ट्रस्ट और अनसर्टेनिटी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है मैंने एक्स इंसान को लीज पे दिया क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, पर उसने किसी और को बेच दिया, देन द आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। सो ये सब जो है कुछ कंसर्न्स है इस लॉ की। नेक्स्ट इज नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बेसिकली आइडिया ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो, पहली बात तो इट डू नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल ओनरशिप और पोजीशन। रिकॉर्ड्स जो है वो काफ़ी पुराने समय से हैं और इट्स नॉट क्लैरिफाइड कि ओन कौन कर रहा है, पजेस कौन कर रहा है, उस पर काम कौन कर रहा है, लीज किसकी है। दीज आर ऑल वेरी हैज़ार्ड। सो एक ये था कि इसके कारण जो भी पॉलिसीज सरकार लगाने की कोशिश करती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, बिकॉज सरकार इज़ नॉट एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि हो क्या रहा है, डाटा कंप्लीट नहीं है। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए नहीं है, इसके कारण जब भी वो कुछ ट्रांजेक्शन्स करने की कोशिश करते हैं, दे डू नॉट हैव द कंप्लीट डाटा इन देयर हैंड टू बी एबल टू मेक डिसीजंस। ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड रिकॉर्ड जो होते हैं ना वो बहुत पुअर कंडीशन में होते हैं और उसके कारण प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर लैंड टाइटल्स आर एसेंशियल। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके पास डाटा मेंटेन नहीं है कि लैंड ओनरशिप किसकी है, कौन टिल उस पे कर रहा है, कौन रेंट पे लिया हुआ है, कौन लीज पे लिया हुआ, अगर वो फिक्स नहीं है तो क्या होता है कि फिर अगर ये प्रॉपरली पता नहीं है तो सरकार ये कैसे इकट्ठा करेगी कि किसको कितना रेवेन्यू देना है, कि जो ओनर है वो कितना रेवेन्यू देगा और जो एक्चुअली काम कर रहा है उस पर वो कितना रेवेन्यू देगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये टाइटल्स प्रॉपरली क्लियर हो कि हु ओन्स एंड हु वर्क्स ऑन द लैंड, प्लस ताकि जो लैंड एक्विजिशन हो कि अगर आपको ये लैंड किसी से लेना है, सरकार को या किसी को भी, तो उसमें आसानी हो सके, ताकि हमें पता तो हो कि ये लैंड है किसका। तो टाइटल्स क्लियर नहीं है, डाटा सब कुछ पुराने ज़माने से पेपरों में बना हुआ है, पेपर खो गए तो ठीक है, या मैनिपुलेट कर दिए किसी तरीके से पेपर तो ख़राब हो जाती बात। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो कि एक डिकेड हो गया, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं पर हो ही नहीं रहा है डिजिटलाइजेशन। उसके अलावा क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ना। कोई किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ इस जगह से इस जगह का लैंड जो है मेरा है, मैंने इस एक्स बंदे को दे रखा है। अब आपको उस एक्स बंदे से जाके कंफर्म करना पड़ेगा, आसपास के और 10 लोगों से कंफर्म करना पड़ेगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर हमको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। डिजिटाइजिंग ओल्ड मैप रिस्क डैमेजिंग फ्रेजाइल रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत पुराने हैं मैप्स, तो उनको बार बार एक्सेस करना टू डिजिटलाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट कैन बी हार्म, लाइक दे आर सो फ्रेजाइल कि उनको अगर ज़ोर से झटकाया जाए तो वो दे विल बिकम डस्ट। ऐसे में उनको बार बार बाहर निकालना, यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डिस्पर्स्ड एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट अक्रॉस डिपार्टमेंट, मतलब किसी लैंड की ओनरशिप के जो अग्रीमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेल हुई है तो वो जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास होते हैं, अगर मैप है तो वो सर्वे डिपार्टमेंट के पास होगा, अगर प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे होगी। तो एक लैंड है, उसकी ओनरशिप, सेल, परचेज, लीज और कहाँ से कहाँ तक है वो लैंड, उसको डिफाइन करने के लिए जो पेपर्स की जरूरत है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनी स्टेट्स ने जो है अभी चालू भी नहीं करा डिजिटाइजेशन सर्वे, और उनको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है
क्योंकि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है रिकॉर्ड्स, सही जगह पे नहीं है, कई सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए, सालों से चल रहे, जनरेशन से डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो सॉल्व होंगे तब तो जाके कुछ फाइनलाइज होगा, तो दोज आर बिग प्रॉब्लम। देन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, दिस इज बेसिकली मर्ज किया गया इसको डिजिटल इंडिया लैंड मतलब 2008 के साथ में, 2008 में जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था उसके साथ में इसको मर्ज किया गया है। एंड द होल आइडिया इज़ कि किस तरीके से हम सारे लैंड रिकॉर्ड जो हैं पूरे देश के उनको डिजिटलाइज कर सके, कंप्यूटराइज कर सके, और इस तरीके से हम जो रेवेन्यू कलेक्शन की, और अब लैंड रिकॉर्ड्स अगर चेंज होते हैं, कोई किसी और को बेचता है या कोई और किसी और से खरीदता है, लीज पे लेता है, तो उन रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली एक जगह पे ला सके ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, मतलब कि आसानी से रेवेन्यू कलेक्शन हो सके, लोग जो है डिस्प्यूट्स कम हो जाए, ताकि मैप्स के बेसिस पे एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए वेयर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंड आर टुगेदर, उस लैंड का मैप, उस लैंड की हिस्ट्री, उस लैंड पे दिया गया टैक्स, सब कुछ एक ही जगह पे हो। तो मेन फीचर्स क्या है इसके, एक तो क्वालिटी, मतलब जो एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी है लैंड रिकॉर्ड्स की, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि सबके पास अलग अलग जगह पे अलग अलग पेपर्स है, तो उन सबको एक जगह लेके आना, प्लस वो पेपर के फॉर्म में है तो उनको डिजिटाइज करना, बिकॉज पेपर एट द एंड ऑफ द डे कैन बी लॉस्ट और डैमेज्ड। दूसरा, ताकि लोग जो है, ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि जेन्युइन लोग जिनका जेन्युइन टाइटल है वो आसानी से अपने लैंड में डील कर सके, और एक तरीके से वो ना हो कि लोग फालतू क्लेम करें एक दूसरे के लैंड के ऊपर एंड झगड़े होते रहे। दूसरा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है NIC, उनको बोला गया है कि भाई आप सारे पूरे देश में सब जगह पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल करो ताकि ये लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन हो सके, ठीक है। उनको बोला गया है कि आप टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग दो लोगों को, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि वो लैंड रिफॉर्म जो है, लैंड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको डिजिटाइज कर सकें। प्रोग्राम कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक तो सारे लैंड रिकॉर्ड्स, उसके अलावा जितने भी म्यूटेशंस और ट्रांसफर्स हुए हैं, लीज, सब कुछ उसमें आना चाहिए। मैप्स जो है उनका इंटीग्रेशन करना, इंक्लूडिंग स्पेशल डाटा एंड टेक्सचुअल डाटा, मतलब कि आपको, अगर आप गांव में रहे हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आज भी लोग, पता है कैसे यूज़ करते हैं कि इस पेड़ से उस पेड़ तक मेरा है, उस पेड़ के बाद उसका है, इस तरीके से करते हैं। तो और कहीं कहीं पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई इस जगह से इस पॉइंट तक के मेरा है, लाइक अलग अलग तरीके से। तो एक तरीका, एक वो चाहते हैं कि ये जो अलग अलग तरीके से लोग नाप रहे हैं ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हो सकता है कि दो लोग अगर अलग अलग तरीके से नाप रहे हों कि ये लैंड पे मेरा हब्जा, तो वो ओवरलैप भी हो सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर जस्ट कैलकुलेटिंग इट डिफरेंटली, राइट। मान लो वो पेड़ के हिसाब से करते, वो पेड़ गिर गया और शिफ्ट हो गया बिकॉज लैंडस्लाइड हो गई, तो क्या करोगे। तो बेसिकली द आइडिया वाज कि जितनी भी टेक्सचुअल और स्पेशल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू लैंड ऑफ मैप्स एंड एवरीथिंग, उसको डिजिटाइज किया जा सके। सर्वे और रीसर्वे हो, ताकि बार बार जितने भी सेटलमेंट्स हुए हैं वो फिर से, मतलब एक तरीके से एक बार सर्वे किया, आपको पता चला कि अच्छा 10% हो गया बट 90% नहीं हुआ बिकॉज डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो बार बार आप सर्वे करवाओ हर बार, ताकि जो डिस्प्यूट सॉल्व हो गए हैं उनके डाटा भी जा सके। अगर डाटा डिस्प्यूटेड है तो आप उसको कंप्यूटर पे नहीं डाल सकते, नहीं तो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक सॉफ्टवेयर को तो पक्का पता है ना कि एक पीस ऑफ लैंड का एक ओनर हो सकता है, अगर उसके ऊपर डिस्प्यूट है तो कंप्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट द डाटा। तो इसीलिए पहले डिस्प्यूट सॉल्व करो, फिर सर्वे करो और बार बार अपडेट करो। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, कंपोनेंट है इसका। उसके अलावा सब तरीके का रजिस्ट्रेशन जो है और इंटीग्रेशन है लैंड का, उसको एक रिकॉर्ड में लेके आया जाए और एक कोर जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, विच इज़ बेसिकली कि कंट्री के जितना लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड, और कहाँ पे किसका लैंड है और कितने दूर तक है और कैसा लैंड है, वो सब आपको एक ही जगह पे डाटा मिल जाए, ठीक है। और वो मतलब इस तरीके का सिस्टम हो जो अपने आप अपडेट होता, अपने आप नहीं है, मतलब रेगुलर टाइम पे अपडेट होता रहे। अब बेनिफिट क्या है इसके, एक तो आपको रियल टाइम पे लैंड के ओनरशिप के रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो आप इजीली बिना करप्शन के, हरासमेंट के, ऑफिस से ऑफिस घूमते रहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसे अपना बैंक कैसे होता है, अभी अगर आप जाओ अपना बैंक अकाउंट का वो खोलो, नेट बैंकिंग, तो अगर जैसे आपने SBI का नेट बैंकिंग खोला तो उसमें क्या होता है, आपके जितने भी अकाउंट्स है उसमें जितना भी पैसा है, जितनी भी FDs है, SIPs है, लोन्स है, सब एक ही जगह पे आ जाता है आपके नाम से। जो भी कुछ खुला हुआ है SBI में वो एक ही पेज पे आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट फॉर लैंड।
उसके बाद स्टैम्प पेपर और पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी सबको एलिमिनेट किया जा सके, ताकि इन मशीनरी की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज वो होता है ना कि अगर आप स्टैम्प और स्टैम्प पेपर यूज़ करते हो तो ये चीज़ें बहुत आसानी से फ्रॉडुलेंटली चेंज की जा सकती है, राइट, बिकॉज पीपल यूज़ अंगूठा टू मेक सिग्नेचर, कोई किसी से गलती से अंगूठा लगवा सकता है, कोई फॉल्स पेपर प्रेजेंट कर सकता है, कोई किसी के पेपर फाड़ के घुमा सकता है, लाइक दैट। तो वो सब ना हो। उसके अलावा जो टाइम लगता है रिकॉर्ड्स को एक हासिल करने में वो कम हो। सिंगल विंडो सर्विस हो, मतलब कि आप एक जगह जाओ और वहाँ पे जाके आपका लैंड से रिलेटेड सारा काम हो जाए, ठीक है। और वो एक तरीके से जैसे इंटरनेट पे कैसे होता है, जैसे आप अपने बैंक में कुछ भी करना चाहते हो तो आप लॉग इन करो और यू कैन डू प्रीटी मच एवरीथिंग देयर। यू वांट टू चेंज द पासवर्ड फॉर योर ATM, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू SIP, यू वांट टू क्लोज एन SIP, यू वांट टू क्लोज एन अकाउंट, यू वांट टू ट्रांसफर मनी, सब कुछ एक ही जगह से हो जाता है। वैसे ही कुछ इनके लिए भी हो सके। ऑटोमेटेड म्यूटेशन विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्कोप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डील्स। मान लो X ने Y को अपना लैंड 5 साल के लिए लीज पे दिया है, अब 5 साल खत्म हो गए, उसको वापस से लीज लेना है, उसमें टाइम लगता है, राइट। X ने अपना लैंड जो है Z को बेच दिया, प्लस उसने लीज के पैसे ले लिए Y से, X ने, और ये क्या दोनों से Y से और Z से पैसे लेके X भग गया। तो इस तरीके की फ्रॉडुलेंट चीज़ें ना हो सके, इसलिए रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए कि भाई अगर लीज खत्म हो गई है तो कंटिन्यू हो जाए। अगर आपको पता है कि 6 महीने बाद आपकी लीज खत्म होने वाली है, तो अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिन्यू नहीं कराते हो तो वो लैप्स हो जाएगी या फिर वो कंटिन्यू हो जाएगी, ऐसा कुछ हो सके। प्लस कंक्लूसिव टिलिंग विल ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस लिटिगेशन, मतलब कि अगर लोग लीज लेंगे और उनका एक डाटा एक जगह पे होगा और उनको प्रॉपर रेवेन्यू देना पड़ेगा, प्रॉपर हिसाब रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि लिटिगेशन मतलब क्या है कि लोग एक दूसरे पे केस करते हैं कि इसने हमारी ज़मीन हड़प ली, इसने हमारी ज़मीन हड़प ली। तो आइडिया यही है कि अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली हर साल उस पर क्रॉप उगा रहा है और डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह पर है, तो इस तरीके के लिटिगेशन कम हो सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी अ डाटा टू प्रूव कि ये इंसान इस लैंड पे काम कर रहा था। उसके अलावा ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो टेम्पर प्रूफ हो सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि पेपर इज़ नॉट टेम्पर प्रूफ, पेपर कैन बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। तो एक ये फ़ायदा होगा उसका कि यू विल हैव ये डाटा एक तरीके से कहीं एक जगह पर रिकॉर्डेड होगा एंड कैन बी रिट्रीव्ड एंड गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्टेड। हैंस मतलब ये नहीं होगा कि किसी के साथ धोखाधड़ी कर दे बिकॉज पेपर्स वर मिसप्लेस्ड। प्लस वो डुप्लीकेशन ऑफ पेपर होता है ना, वो भी नहीं होगा कि एक बार एक लैंड ऑलरेडी अगर किसी की ओनरशिप पे है तो कंप्यूटर दोबारा उसकी लैंड के ऊपर ओनरशिप नहीं लेगा, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को पता है, बट इंसान से ये गलती हो सकती है। तो वो फ़ायदे होंगे। तो टेम्पर प्रूफ होगा, प्लस मार्केट वैल्यू इन्फॉर्मेशन पता होगी। अभी अगर आपको गांव में जाके कोई लैंड खरीदना हो तो बहुत घिसापिटी करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बिकॉज किसका लैंड है, किसकी ओनरशिप है, कौन काम कर रहा है, कौन से, यू हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दैट लैंड एंड देन फाइंड अ मार्केट वैल्यू। बट अगर सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। तो कंसोलिडेशन में भी फ़ायदा होगा, एक तरीके से it will be very easy to merge the lands if everything is sorted legally. उसके अलावा कई सारे सर्टिफिकेट्स अगर चाहिए हो लैंड के बेसिस पे, जैसे डोमिसाइल, कास्ट, इनकम वगैरह, तो वो आसानी से लोगों को मिल पाएंगे क्योंकि देयर लैंड रिकॉर्ड वुड बी सेटिस्फैक्ट्री। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये आपको उसी प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगा। जो सिंगल विंडो की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बैंक का एग्जाम्पल लिया, तो अगर आप SBI की बैंक पे जाते हो तो इट विल गिव यू कि SBI के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना लोन ले सकते हो, राइट। पर अगर एक इंसान को अपने लैंड पे लोन लेना तो उसको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, फॉर लॉट ऑफ डाटा टू गेट, राइट। सो दे वांट टू क्रिएट इट लाइक इट बिकम सीमलेस, कि आप एक क्लिक करो और आपको अपने लैंड की वैल्यू समझ में आ जाए, और अगर उस पर आप लोन लेना चाहो तो गवर्नमेंट से लोन दे सकते हो। एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को बैंकिंग सिस्टम की तरह, आज हमारा बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से मतलब कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है ना, उस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स जो है वो डिजिटाइज हो जाए तो इट विल improve India's production in agriculture tenfolds. Okay, so this is all for today. I hope this class is interesting for you. If you have any questions, comment below and I'll try to answer them next class. Thank you for listening. Bye.